घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2531। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2531। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। ऊर्जावान बने और तैयारी करें। 0.000000। काले बाल वाले मानव में ऐसे लोग थे जो स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करना जानते थे, इसलिए उनके द्वारा काले बाल वाले मानव के एक बड़े समूह को उसके पीछे लाने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जिसे चेन जियांग ने बहुत पहले अनुभव किया था। इसलिए वह बहुत पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। शुक्र है कि उनमें से बहुत से लोग अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करना नहीं जानते, अन्यथा ये परेशानी भरा होगा। चेन जियांग ने राहत की सांस ली, फिर अचानक शांति से 6 लोगों के दर्पणों को लगातार टेलीपोर्ट करने के लिए नियंत्रित किया। इस हद तक पीछा किए जाने के कारण कि वे टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते थे, ताई जियोनग और अन्य लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। ब्लैक हेयर्स ह्यूमन का वह समूह निश्चित रूप से इसे संभाल नहीं सकता था। मुझे कोई रास्ता सोचना होगा, मैं इस तरह नहीं भाग सकता। चेन जियांग ने झील के ऊपर उड़ते हुए कहा, हम वास्तव में बदकिस्मत हैं। जैसे ही आपने संदेश भेजा, काले बालों वाले मनुष्यों का ये समूह अचानक प्रकट हो गया। ताई जियोनग ने कहा, अन्य टीमों के बारे में क्या? चेन जियांग ने पूछा, वे भी इसी द्वीप पर हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे ब्लैक हेयर्स ह्यूमन से मिले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे हमसे मिलने वाले पहले व्यक्ति थे? ताई जियोनग ने कहा, मैं उन्हें अभी सूचित करूंगा, उन्हें सावधान रहने के लिए कहूंगा। यद्यपि दोनों टीमों के बीच लगातार प्रतिस्पर्धा थी, फिर भी वे बहुत एकजुट थे, खासकर जब बात बड़े मामलों की आती थी। चेन जियांग भी बहुत उदास था। उसके पीछे हजारों मजबूत काले बाल वाले इंसान थे। उसे यकीन था कि वह उन सभी को नहीं मार सकता। उसे नहीं पता था कि क्या करना है, वह सिर्फ भागता रह सकता था, और वह भी रात में। उस द्वीप पर क्या अच्छा है? चेन जियांग ने पूछा। हालांकि अभी भी काले बाल वाले मानव उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वह अभी इतना घबराया हुआ नहीं था, क्योंकि वे कुछ काले बाल वाले मानव जो अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग करना जानते थे, निश्चित रूप से बहुत थके हुए होंगे। आखिरकार उन्हें अपने पीछे कुछ हजार काले बाल वाले मानव लाने थे। जब चेन जियांग ने दाओपो क्षेत्र में कदम रखा, तो उसने अपने प्राकृतिक कानून सिद्धांतों की शक्ति का उपयोग बहुत लंबे समय तक टिके रहने के लिए किया, भले ही उसके साथ ताई जियोंग और अन्य लोग भी थे। अंदर औषधीय जड़ी बूटियां हैं, ताई जियोनग ने कहा, और फिर उसने एक जेड बॉक्स निकाला। देखो अंदर किस तरह की औषधीय जड़ी बूटी है। मैं उसे नहीं जानता। चेन जियांग ने फल लिया और उसके अंदर देखा। यह एक शुद्ध काला फल था, और कहा, मैं भी इसे नहीं पहचानता, लेकिन इसके अंदर एक बहुत समृद्ध गहन ताओ शक्ति है। बहुत सारी गहन ताओ शक्तियां हैं, और सबसे भीतरी क्षेत्र में एक क्रिस्टल कोर भी है। क्रिस्टल कोर? क्या ये प्रसिद्ध डिप्रोफाउंड फल हो सकता है? ताई जियोनग ने आश्चर्य से चिल्लाया। डिप्रोफाउंड फल? चेन जियांग ने पहले कभी इस फल के बारे में नहीं सुना था, लेकिन नाम से वह जानता था कि यह फल बहुत शक्तिशाली था। मम्मा, मैंने सुना है कि यह सम्राट स्तर का फल है। ये बहुत बढ़िया है कि इसका उपयोग सम्राट स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। ताई जियोनग ने इसे चेन जियांग को दिया। यह आपके लिए है, आप निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी गोली बना सकते हैं। निश्चित रूप से। चेन जियांग भी काफी आश्चर्यचकित था कि वह वास्तव में एक सम्राट रैंक औषधीय घटक पा सकता था, और यह अंदर एक गहन ताओ शक्ति थी। वह जिस चीज को लेकर बहुत चिंतित था, वह थी आंतरिक कोर। उसे लगा कि यह संभवतः ताओ जी है जो गहन ताओ शक्ति से संघनित है, कुछ ऐसा जो दिव्य देवता के बराबर है। क्या इसीलिए उन्होंने तुम्हें घेर लिया है? चेन जियांग को अचानक कुछ सूझा। इन लोगों को शायद इस समय इस तरह के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की वास्तव में आवश्यकता है। उन्हें इसकी क्या जरूरत है? ताई जियोनग ने कुछ देर सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पास काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। उन्हें चिंता थी कि अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो वे डिप्रोफाउंड फल नहीं पा सकेंगे, इसलिए ऐसा हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने होशियार होंगे। उसे अवश्य ही कोई आदेश मिला होगा। चेन जियांग की अभिव्यक्ति भारी हो गई। काले बालों वाले मनुष्यों के इस समूह के पीछे अवश्य ही कुछ है जो उन्हें ऐसा करने का आदेश दे रहा है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यदि ऐसा कुछ है, तो वह व्यक्ति और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, और संभवतः संपूर्ण गहन बंजर भूमि पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाएगा। मादरचोद, हमें इस आदमी को मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। ये बहुत बड़ा खतरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे लगा कि आज मैं जिस ब्लैक हेयर्स ह्यूमन से मिला, वह दूसरों से अलग था। ताई जियोंग ने डांटा। रात तक इंतजार करो, चेन जियांग ने कहा। ताई जियोनग ने सिर हिलाया। इस समय वे अभी भी भाग रहे थे, और चेन जियांग द्वीप से बहुत दूर नहीं था, क्योंकि वह झील की सतह पर घूम रहा था। उन्होंने पहले ही संदेश भेज दिया है। उनका काले बालों वाले मानव से सामना नहीं हुआ। ताई जियोनग ने एक संचार जेड प्रतीक कागज निकाला और उसकी सामग्री पढ़ी। ऐसा लगता है कि वे लोग मेरे पीछे थे। किसने तुम्हें डिप्रोफाउंड फल प्राप्त करने दिया? चेन जियांग हंसा, फिर अपने पीछे काले बालों वाले मानव की ओर देखा। उसने देखने के लिए दाओ हॉटाई का इस्तेमाल किया, और पाया कि जिन शिन, जिसने उनमें से 4 का इस्तेमाल किया था, अपेक्षाकृत बड़ा था।
उसे लगा कि यह बहुत संभावना है कि उन 4 काले बालों वाले मानवों को स्थानिक शक्ति का उपयोग करना आता हो। वे कुछ ट्रांसमिशन मास्टर की वजह से ही लगातार आगे बढ़ने में सक्षम थे। बेशक, भाई शेन भी एक ट्रांसमिशन मास्टर है। टाइजियोनग ने हंसते हुए कहा, काश मैं उनके ट्रांसमिशन मास्टर से छुटकारा पा सकता। उन्हें मार डालो। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं और उसने स्वर्गीय जादुई तलवार निकाल ली। उसने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया और भौहें सिकोड़ लीं। स्वर्गीय जादुई तलवार अचानक चमक उठी और लाल रंग के प्रभावशाली धनुष में बदल गई। स्वर्गीय जादू तलवार मूल रूप से 5 दिव्य हथियारों से परिष्कृत किया गया था और उनमें से एक था, इसलिए उसने ट्रांसमिशन मास्टर को मारने के लिए सुजाकू धनुष का उपयोग करने की योजना बनाई। हर कोई, मुझे अपनी गहन ताओ शक्ति उधार लेने दो। चेन जियांग ने कहा, मेरी अपनी शक्ति बहुत कमजोर है। केवल गहन ताओ शक्ति ही काले बाल वाले मानव की रक्षात्मक क्षमताओं को आसानी से नष्ट कर सकती है, और केवल तभी काले बाल वाला मानव और भी अधिक अच्छी तरह से मरेगा। अपना हाथ मेरी पीठ पर रखो, चेन जियांग ने कहा। आयरन फाइटिंग टीम और टाई शियोंग ने तुरंत उसके निर्देशों का पालन किया। उन्होंने चेन जियांग के शरीर में गहन ताओ शक्ति भर दी और फिर चेन जियांग ने गहन ताओ शक्ति को नियंत्रित करके एक तीर बनाया। वह सीधे खड़े हो गए। 6 लोगों के दर्पणों के टेलीपोर्टेशन को नियंत्रित करते हुए उन्होंने धनुष की डोरी खींची और दाव हृदय नेत्र का उपयोग करके बड़े सुनहरे हृदयों में से एक पर निशाना साधा। जब 6 लोगों के दर्पण एक निश्चित स्थान पर टेलीपोर्ट हुए तो ब्लैक हेयर्स ह्यूमन ने उनका पीछा किया। याद रखें, अगर चेन जियांग तुरंत टेलीपोर्ट नहीं हुआ तो वे तुरंत 6 लोगों के दर्पणों से बहुत दूर से हमला करेंगे। टेलीपोर्टेशन के तुरंत बाद चेन जियांग ने एक तीर चलाया और 6 रियल्म्स दर्पणों को नियंत्रित कर दूर टेलीपोर्ट हो गया। ये कैसा है? टाई शियोंग ने चेन जियांग के हाथ में लाल धनुष को देखा। वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, अन्यथा वह तलवार से धनुष में तब्दील नहीं हो पाता। इसके अलावा वह जिस 6 लोगों के दर्पण पर अभी बैठा था उसे भी लगा कि यह एक अत्यंत अद्भुत चीज थी। चेन जियांग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह काम कर रहा है। उनकी संख्या कम हो गई है। जिस क्षण इन काले बाल वाले मानव हृदयों पर शक्तिशाली गहन ताओ शक्ति का प्रहार होगा, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और उनमें से कुछ को अभी ही मर जाना चाहिए था। टाइजियोनग और आयरन फाइटिंग टीम ने यह भी देखा कि उनके पीछे मौजूद ब्लैक हेयर्स ह्यूमन 1000 से ज्यादा बार ठीक हो चुके थे। इसके अलावा उनमें से कुछ के शरीर पर चोटें भी थीं, जो विस्फोट के कारण होनी चाहिए थीं। अभी रात होने में काफी समय था। चेन जियांग अब और इंतजार नहीं कर सकता था और अभी तीर का प्रभाव बुरा नहीं था, इसलिए उसने आयरन फाइटिंग टीम और टाई जियोंग की शक्ति का उपयोग करके उन सभी ब्लैक हेयर्स ह्यूमन को मारने की योजना बनाई जो पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। हमें उन्हें खत्म करने के लिए अभी भी 3 और तीरों की आवश्यकता है। क्या सभी की गहन ताओ शक्ति पर्याप्त है? चेन जियांग ने पूछा। बेशक, टाई शियोंग को इस बात का पूरा यकीन था और फिर वह जोर से हंसा। चलो मिलकर इन लोगों के समूह को खत्म करने का काम करते हैं। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2532। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2532। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। ऊर्जावान बने और तैयारी करें। 0.0000। चेन जियांग ने पहले ही गहन मार्ग के हृदय को विकसित कर लिया था और उसने काफी गहन ताओ शक्तियों का भी प्रशिक्षण लिया था। हालांकि मजबूत ब्लैक हेयर्स मानव से निपटना तो दूर की बात है, कमजोर ब्लैक हेयर्स मानव से निपटना भी मुश्किल होगा, इसलिए उसे टाइजियोनग और आयरन फाइटिंग टीम की गहन ताओ शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। टाई शियोंग और अन्य लोग गहन बंजर भूमि में पले बड़े थे और कई वर्षों तक गहन ताओ शक्ति की खेती की थी। ये सब इकट्ठा करने के बाद ये पहले से ही बहुत समृद्ध था। स्विश। चेन जियांग ने एक और तीर चलाया जो तुरंत दर्जनों काले बाल वाले मनुष्यों को भेदता हुआ उनमें से एक को सटीक रूप से लगा जो स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करना जानता था। अगर ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के जिनशिन पर बाहरी गहन ताओ शक्ति द्वारा हमला किया जाता तो ये हिंसक रूप से फट जाता। जिनशिन जितना बड़ा होता, विस्फोट उतना ही शक्तिशाली होता। ब्लैक हेयर्स ह्यूमन जो अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करना जानते थे, वे सभी बेहद मजबूत थे। परिणामस्वरूप हृदय पर चोट लगने के बाद ये तुरंत फट जाएगा और आसपास के मानवों में फैल जाएगा। यह अफसोस की बात है। जब टाइजियोनग ने देखा कि 1000 से भी कम काले बाल वाले मानव बचे हैं तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भरता रहा क्योंकि जिनशिन बेहद मूल्यवान था, विशेष रूप से उन मजबूत काले बाल वाले मानवों का। उनका जिनशिन सबसे कीमती था। हाँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। चेन जियांग को भी पता था कि यह कितना दुखद था। दरअसल वह ब्लैक हेयर्स ह्यूमन से और भी जिनशिन प्राप्त करना चाहता था ताकि ये देख सके कि क्या वह इसे गोली में बदल सकता है। जब तक ब्लैक हेयर्स ह्यूमन में से कोई एक पूरी तरह से फट जाता तब तक आसपास के ब्लैक हेयर्स ह्यूमन भी प्रभावित होते और उनके जिनशिन भी फट जाते, जिससे एक चेन रिएक्शन होता। इस प्रकार जब चेन जियांग ने ब्लैक हेयर्स ह्यूमन में से किसी एक पर प्रहार किया तो परिणामस्वरूप विस्फोट से उसकी भी मृत्यु हो गई।
भाई शेन, आपका धनुष वास्तव में शक्तिशाली है। जो तीर बनाए गए थे वे वास्तव में उस स्तर के काले बाल वाले मानव को भेद सकते थे। मैंने पहले भी इस स्तर के काले बाल वाले मानव के साथ लड़ाई की है। उनकी सुरक्षा बहुत मजबूत है, उनके बचाव को भेदना बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि बहुत मजबूत गहनता और शक्ति के साथ भी। टाइजियोनग ने कहा, ये सब सभी की गहनता और शक्ति का धन्यवाद है। मेरा ये धनुष अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह कई अलग अलग प्रकार की ऊर्जा को एक साथ जल्दी से मिला सकता है, फिर थोड़ा मजबूत कर सकता है। जब इसे छोड़ा जाता है तो इसमें बहुत अधिक संयोजी बल भी होता है, यही कारण है कि इसका इतना प्रभाव होता है। चेन जियांग हंसा, फिर धनुष की डोरी को फिर से खींचा और तीसरा तीर निकाला। केवल 2 काले बाल वाले मानव थे जो अपनी स्थानिक शक्ति का उपयोग करना जानते थे। जब तक वे इन दोनों को मार सकते थे, उन्हें इतनी बारीकी से पीछा करने की आवश्यकता नहीं थी। भाई शेन, यदि आप हमारी टीम में शामिल हो जाते हैं तो हमारी टीम निश्चित रूप से 7वें दस्ते से अधिक मजबूत होगी, आयरन फाइटिंग टीम के कप्तान ने हंसते हुए कहा। इस समय चेन जियांग ने पहले ही एक तीर छोड़ा था और एक बार फिर सटीक निशाना लगाया। उसे धनुष और बाण चलाने का बहुत अनुभव था, इसके अलावा ये धनुष उसके साथ एक था। इसके बारे में मत सोचो, भाई शेन एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर है, पूरे दिन लड़ना और मारना अच्छा नहीं है। ताइजियोंग ने बोलना समाप्त करने के बाद वह मदद नहीं कर सका और भावना से आहें भरता हुआ बोला, हालांकि वह गोलियां बना रहा है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह लड़ने और मारने से बिल्कुल भी डरता है। इसके बजाय उसके पास बहुत अनुभव है। आखिरी तीर से चेन जियांग ने शेष ट्रांसमिशन मास्टर को मार डाला और अधिकांश अन्य ब्लैक हेयर मानव भी मर गए। आखिरकार हमने उससे छुटकारा पा लिया। हमने पहले ही हजारों ब्लैक हेयर्स ह्यूमन को मार डाला होगा। अगर यह बात फैल गई तो शायद दूसरे लोग हमारी बात पर यकीन न करें। टाइजियोनग इस समय थोड़ा उत्साहित था। अन्य टीमों के पास ऐसी उपलब्धियां नहीं हैं। हम इतने कम समय में इतने सारे ब्लैक हेयर्स ह्यूमन को मारने में सक्षम थे। हम वास्तव में शक्तिशाली हैं। यदि हम जिन शिन को पा सकें तो अन्य लोग हम पर विश्वास करेंगे। कैप्टन टाई झान ने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है जब तक हम जीवित रह सकते हैं। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, जब अंधेरा हो जाएगा तो हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमें अंदर कुछ मिल सकता है। वे पहले से ही खतरे से बाहर थे और द्वीप पर वास्तव में बहुत सारे खजाने थे। अन्यथा टाइजियोन और बाकी लोग डिप्रोफाउंड फल प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। यद्यपि द्वीप का परिवेश खतरनाक था, लेकिन खजाने के लिए चेन जियांग को लगा कि जोखिम उठाना उचित था और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह इस समय आयरन फाइटिंग टीम के साथ था। अभी अभी चेन जियांग ने उनकी गहनता और शक्ति की मदद से उनसे काफी कुछ उधार लिया था, जिसके कारण उन्हें भी बड़ी मात्रा में गहनता और शक्तियों का उपभोग करना पड़ा था। भाई शेन, आपके पास इनमें से कितनी चीजें हैं? चेन जियांग को एक ही बार में 10 से अधिक गहन दाव राजा डैन को बाहर निकालते हुए देखकर टाइजियोनग बहुत आश्चर्यचकित था। बस खाओ, मत पूछो, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। चू होनकिंग की गोली शोधन गति भी बढ़ गई थी, जिसने गहन दाव राजा डैन को बहुत जल्दी परिष्कृत कर दिया था। आयरन फाइटिंग टीम और टाइजियोनग ने चेन जियांग द्वारा दिए गए गहन दाव राजा दान को खा लिया और बहुत जल्दी ठीक हो गए। डॉट 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 रात के समय चेन जियांग ने अपने 6 लोगों के दर्पणों को सक्रिय किया और द्वीप पर चला गया। सभी ने लंबे समय तक आराम किया, वे सभी अब शीर्ष स्थिति में थे। चेन जियांग वर्तमान में 9 उड़ते आकाश दिव्य धनुष को कसकर पकड़े हुए था। इसे स्वर्गीय जादुई तलवार द्वारा रूपांतरित किया गया था। दिव्य धनुष में बदलने में सक्षम होने के अलावा ये किसी और चीज में भी बदल सकता था, और यह एक ऐसा कार्य था जो केवल पूर्ण पुनर्प्राप्ति के साथ ही आता था। द्वीप में प्रवेश करने के बाद टाइजियोनग ने संचार Z प्रतीक पत्र निकाला और अन्य टीमों के नेताओं को एक संदेश भेजा। उनसे उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा और क्या वे ब्लैक हेयर्स मानव से मिले थे। कुछ ही देर बाद ताइशियोंग को जवाब मिला। उसने गंभीरता से कहा, सावधान रहो, यहाँ काले बालों वाला इंसान रात में बाहर आ सकता है। मैंने सुना है कि कई छोटी टीमें मारी गई हैं। कई छोटी टीमें वास्तव में मर चुकी थीं। उसी समय जब चेन जियांग आशंकित महसूस कर रहा था, उसने आयरन फाइटिंग टीम को दुख से भरे चेहरे के साथ देखा। इन छोटी टीमों के आमतौर पर छोटी टीमों के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए जब भी वे खतरे का सामना करते थे तो वे एक दूसरे की मदद करने में सक्षम थे। ऐसा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ था। कप्तान ने आह भरी। सच में, जब मैंने उन्हें संदेश भेजा था तो मैंने उनसे कहा था कि वे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। टाइजियोनग ने असहाय होकर आह भरी। लगता है कि हमें रात में लड़ना होगा और दूसरी टीमों को बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। चेन जियांग ने पूछा, कितनी टीमें अभी भी अंदर हैं? वे कैसी हैं? अब कुछ ही टीमें बची हैं। उन सभी को ब्लैक हेयर्स ह्यूमन ने शिकार बनाया है और स्थिति बहुत खराब है। भाई शेन, हम उन सभी को बचा पाएंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। टाइशियोंग जानता था, वह और आयरन फाइटिंग टीम जानती थी कि चेन जियांग के पास कुछ तरकीबें हैं।
आज चेन जियांग के साथ सहयोग करने के बाद उन्होंने कई हजार ब्लैक हेयर्स ह्यूमन को मार डाला। कोई बात नहीं, चेन जियांग ने सिर हिलाया। उसे उन छोटे समूहों के बारे में अच्छी जानकारी थी क्योंकि वे सभी छोटे समूह बहुत बहादुर और बहुत वफादार थे। अन्यथा वह टाई जियांग को उन्हें बचाने का जोखिम नहीं उठाने देता। चलो अब चलें। चेन जियांग ने द्वीप की गहराई में प्रवेश किया और उसी समय दाओ हृदय नेत्र का उपयोग किया। दाओ हॉटाई का उपयोग करने के बाद भले ही ब्लैक हेयर्स ह्यूमन बहुत दूर था, फिर भी वह उन ब्लैक हेयर्स ह्यूमन को स्पष्ट रूप से पकड़ सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका जिनशिन बेहद उज्ज्वल था, अंधेरे में प्रकाश के सुनहरे बिंदु की तरह। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2533। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2533। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। ऊर्जावान बने और तैयारी करें। 0.0000। क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं? चेन जियांग ने टाई जियोंग से पूछा। ये द्वीप बहुत बड़ा है, उन्हें इस तरह से ढूंढना कोई समाधान नहीं है। हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। आपको उनके कप्तान से पूछना चाहिए कि वे कहाँ हैं और देखना चाहिए कि हमारे सबसे करीब कौन है। हम पहले वहां जाएंगे। टाई जियोंग ने तुरंत संचार Z प्रतीक पत्र निकाला और अन्य पार्टी नेताओं से संपर्क किया। इस समय चेन जियांग ने भी आयरन फाइटिंग टीम से उसे गहन ताओ शक्ति उधार देने के लिए कहा, जिससे वह एक तीर को संघनित कर सके। 9वीं टुकड़ी पास ही है, टाई जियोंग ने कहा, फिर एक दिशा में इशारा किया। चेन जियांग ने तुरंत अपने 6 लोगों के दर्पणों को उकसाया और उड़कर ऊपर आ गया। कुछ देर बाद उसे कई सुनहरे प्रकाश के कण दिखाई दिए। ये ब्लैक हेयर्स ह्यूमन से जिनशिन था। हमने काले बालों वाले मानव को देखा है। चेन जियांग ने तुरंत 6 स्थानों के दर्पणों को बढ़ा कर दिया क्योंकि वह अन्य टीम के सदस्यों को ऊपर लाना चाहता था। जब वह उड़कर ऊपर आया तो ब्लैक हेयर्स ह्यूमन ने उसके आने का एहसास किया और वह भी दौड़कर उसके पास पहुंचा। टेलीपोर्ट की मदद से उसने ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के दर्जनों हमलों को चकमा दिया और फिर टीम 9 में पहुंच गया। इस टीम में मूल रूप से 10 लोग थे, लेकिन अब केवल 8 लोग थे। इसके अलावा उनके शरीर घावों से भरे हुए थे, इसलिए चेन जियांग ने तुरंत एक टेलीपोर्टेशन मंत्र का उपयोग करके उन्हें 6 लोगों के दर्पणों पर ले जाया। उन्हें ठीक होने में मदद करें। चेन जियांग के बोलने के बाद 6 लोगों के दर्पण हिंसक रूप से हिल गए और कई हमलों से पीड़ित हुए, लेकिन इसकी रक्षा बेहद मजबूत थी और यह केवल थोड़ा सा काम गया था। चेन जियांग ने तीर नहीं छोड़ा क्योंकि काले बालों वाले मनुष्यों का समूह इस समय बहुत ढीला था। अगर उसने एक तीर छोड़ा होता तो वह कई काले बालों वाले मनुष्यों को नहीं खोता। इसके अलावा उसे समूह में से कोई मजबूत व्यक्ति नहीं मिला होता। भाई आयरन, अन्य टीमों के साथ संपर्क में रहो। चेन जियांग ने ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के समूह के हमलों से बचने के लिए टेलीपोर्ट करने से पहले कहा। अभी वहां केवल कुछ 100 ब्लैक हेयर्स ह्यूमन थे और भले ही वह उन पर एक तीर चलाए, वह उन सभी को नहीं मार पाएगा जब तक कि वे सभी एक साथ न हों। यही कारण था कि उसने हमला करने से पहले कुछ और ब्लैक हेयर्स ह्यूमन इकट्ठा करने का फैसला किया। टाई जियोंग ने तुरंत दूसरे दल के नेताओं से संपर्क किया और तुरंत टेलीपोर्ट हो गया। ये 5वां समूह था और उनकी कुल ताकत बहुत मजबूत थी और वे वर्तमान में ब्लैक हेयर्स ह्यूमन पर लगातार वार कर रहे थे। वे अभी भी 10 लोग थे, लेकिन उनके शरीर पर लगी चोटें चौंकाने वाली थीं और उनकी चोटें 9वें समूह के 8 लोगों से भी बदतर थीं। चेन जियांग को नहीं पता था कि वे ब्लैक हेयर्स ह्यूमन को क्यों मार रहे थे, लेकिन वह उनकी बहुत प्रशंसा करता था। जब उसने 5वां समूह देखा तो उसने उन्हें जल्दी से 6 लोगों के दर्पणों में ले जाया। और अब 9वीं टीम को घेर कर मार डालने वाले काले बालों वाले मानव भी हमारे पास आ गए थे। वे काले बालों वाले मानव के साथ यहाँ 1000 साल से भी ज्यादा समय से इकट्ठे थे। चेन जियांग ने तुरंत अपने हाथ में लिए तीर को 2 भागों में विभाजित किया और फिर उसे 2 ट्रांसमिशन मास्टर की ओर चलाया। 2 तीर छोड़ने के बाद वह तुरंत दूर चला गया। पिछले स्थान से बहुत दूर टेलीपोर्ट होने के बाद दूर से धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। शॉकवेव और ध्वनि तरंगें भी धीरे धीरे फैलती गईं, जिससे पहाड़ का जंगल जमींदोज हो गया और इसके बाद की स्थिति एक हिंसक तूफान में बदल गई। भाई शेन, ऐसा लगता है कि आप दूसरे पक्ष के ट्रांसमिशन मास्टर की पुष्टि करने में सक्षम हैं। टाई जियोंग ने पूछा। वे 2 तीर ट्रांसमिशन मास्टर के शरीर पर लगे होंगे, अगर नहीं तो उनमें इतनी शक्तिशाली शक्ति नहीं होगी। हे, मैं जानता हूं कि अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग कैसे करना है, इसलिए मैं इसे महसूस कर सकता हूं। चेन जियांग हंसा। जल्दी से अन्य पार्टी के नेताओं से पूछो, हमें उन्हें बचाना है, क्योंकि वे इतने सारे काले बाल वाले मनुष्यों से घिरे हुए थे। अगर कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो उनके सामने केवल एक मृतंत होगा। बहुत जल्दी चेन जियांग ने स्क्वाड 1 और स्क्वाड 3 दोनों को बचा लिया। केवल टीम 7 बची है। उनकी स्थिति सबसे खराब है। टाई जियोंग को संचार Z प्रतीक पत्र से विवरण मिलने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वे टिक सकते हैं। 6 रियल्स मिरर के ऊपर केवल आयरन फाइटिंग टीम ही अभी भी ठीक थी। बाकी सभी घायल थे, उनमें से कुछ तो बेहोश भी हो गए थे, केवल कुछ ही अभी भी लड़ सकते थे।
चेन जियांग ने ताइशियोंग के मार्गदर्शन का पालन किया और एक बंजर पहाड़ पर पहुंच गया। मूल रूप से ये स्थान एक हरा भरा पहाड़ था, लेकिन एक भयंकर युद्ध के छिड़ जाने के कारण यह ऐसा हो गया और रात के आसमान के नीचे ये घनी मात्रा में ईविल क्यूई से घिरा हुआ था, जिससे ये स्थान बेहद उदास हो गया था। उनके पास केवल 3 ही बचे हैं। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, स्क्वाड 7 में केवल 3 ही लोग बचे हैं। क्या, ये बहुत दुखद है। 7वीं टीम सबसे मजबूत टीम है। एक आदमी ने आह भरी। वह एक छोटी टीम का नेता था और उनकी टीम गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके सामने 2000 से ज्यादा काले बाल वाले इंसान थे और जमीन पर कई लाशें भी थीं। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि उनमें से कम 1000 थे और उन सभी को स्क्वाड 7 ने मार डाला था। हालांकि ये ब्लैक हेयर्स ह्यूमन मजबूत नहीं थे, लेकिन वे कमज़ोर भी नहीं थे। इसके अलावा उनकी हमला करने की गति बहुत तेज थी। अगर दसियों या सैकड़ों लोग होते तो ये छोटी टीमें आसानी से उनका सामना कर सकती थीं, लेकिन सैकड़ों या हज़ारों लोगों का सामना करना मुश्किल होता। इसके अलावा उनके बीच कुछ परेशान करने वाले ट्रांसमिशन मास्टर भी थे। ऊपर आओ। चेन जियांग ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके स्क्वाड 7 के 3 लोगों को 6 रियल्स दर्पणों तक ले जाया। बाकी 2 अधेड़ उम्र के थे। जब उन्होंने ताइशियोंग और बाकी लोगों को देखा तो वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। वे पहले से ही बहुत थके हुए थे और केवल अपनी इच्छा से ही खुद को सहारा दे सकते थे। क्या हम ही जीवित बचे हैं? 7वें समूह की महिला टीम लीडर ने 6 लोगों के दर्पणों पर घायल लोगों को देखा। उसका चेहरा खून से लथपथ था और एक दुखद अभिव्यक्ति प्रकट हुई। हाँ, ये सही है, हम यहाँ अकेले हैं। 10 से अधिक टीमें आ गई हैं। आह, यह शायद इतिहास की सबसे बुरी हार है। टाइजियोनग ने विलाप किया। उनकी आयरन फाइटिंग टीम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुए। ये सब चेन जियांग की बदौलत था। महिला कप्तान ने चेन जियांग को देखा। वह ये भी महसूस कर सकती थी कि 6 लोगों के दर्पण लगातार टेलीपोर्ट हो रहे थे और चेन जियांग लाल धनुष पकड़े हुए था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह किमियागर, जिसके पास केवल दाओपो लोग था, वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। न केवल वह इस द्वीप पर भाग गई, बल्कि उसने खुद कई लोगों को बचाया था। भाई शेन, चलो वापस चलें, टाइजियोंग ने कहा। हम मुसीबत में हैं। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। ये ब्लैक हेयर्स ह्यूमन का नेता है। हालांकि वह घायल थी, फिर भी वह अभी बहुत ऊर्जावान दिख रही थी। ब्लैक हेयर्स ह्यूमन का नेता कोई बेवकूफ़ नहीं है। हम पहले ही उनके द्वारा फंसाए जा चुके हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। काले बाल वाले मानव के नेताओं का साधना स्तर क्या है? चेन जियांग ने पूछा। दाओ सॉवरेन। महिला नेता के शब्दों से चेन जियांग का चेहरा बदल गया। उन्होंने एक दाओ सॉवरेन स्तर के ब्लैक हेयर्स मानव की तुलना में अधिक स्थानिक ऊर्जा को सक्रिय किया। भागने के बारे में सोचना भी मत। एक भयावह हंसी गूंजी, जिससे चेन जियांग के 6 लोगों के दर्पण भी हिंसक रूप से हिलने लगे, जिससे उस पर बैठे सभी लोग उछल पड़े। महिला कप्तान ने दांत पीसते हुए कहा, यह तो मुसीबत है। यह एक बहुत शक्तिशाली स्थानिक जादू है। कोई भी उस भयानक स्थानिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ब्लैक हेयर्स ह्यूमन का नेता एक ट्रांसमिशन मास्टर भी था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2534। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2534। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। ऊर्जावान बने और तैयारी करें। 0.0000। चेन जियांग को सबसे ज्यादा डराने वाली चीज ब्लैक हेयर्स ह्यूमन का नेता नहीं था, बल्कि स्काई लेक की उथल पुथल लहरें थीं जो उसके नीचे उग्र और उफान मार रही थीं। स्काई लेक के नीचे के सभी लोग काले बाल वाले मानव हैं। ये बड़ी मुसीबत है। चेन जियांग का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। अगर नीचे के सभी काले बाल वाले मानव जाग गए हैं, तो यहाँ के सभी काले बाल वाले मानव भी जाग जाएंगे। ये सब काले बाल वाले मानव हैं। महिला कैप्टन के चेहरे पर भी भद्दा भाव था। जब हम पहले आए थे तो हमने लोगों को और गहराई में गोता लगाने के लिए भेजा था, लेकिन हमें काले बाल वाले मानव नहीं मिले। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नीचे से एक अत्यंत भयानक दहाड़ आई। दहाड़ ने पूरे आकाश को भर दिया, मानो स्वर्ग और पृथ्वी ढह रहे हों, और चेन जियांग और अन्य लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके कान टूटने वाले हैं। उन्हें मार दो, मैं देखना चाहता हूं कि वे कैसे बचते हैं। हा हा। काले बाल वाले मानव नेता जोर से हंसे। कम रोशनी में चेन जियांग और बाकी लोग झील से बाहर आते हुए ब्लैक हेयर्स ह्यूमन को देख सकते थे। दहाड़ें अभी अभी उन्हीं ने लगाई थीं। दूसरों को नीची नज़र से मत देखो। चेन जियांग के माथे पर अचानक एक पैटर्न उभर आया। ये व्हाइट टाइगर दाव चिन्ह था। उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल व्हाइट टाइगर दाव मार्क की शक्ति को सक्रिय करने और एक और भी मजबूत स्थानिक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए किया। वह स्थानिक अंतरिक्ष में उछल कूद करता रहा और ब्लैक हेयर्स ह्यूमन लीडर द्वारा जारी किए गए स्थानिक जादू से बाहर कूद गया। उसके बाद चेन जियांग ने फिर छलांग लगाई। पलक झपकते ही वह हेवन ट्रैवर्सिंग झील से बहुत दूर था। वह तुरंत शहर में वापस नहीं लौटा, बल्कि किनारे की ओर दौड़ पड़ा। अगर वह उस शहर में गया तो वह केवल तबाही ही लाएगा।
ब्लैक हेयर्स ह्यूमन की सेना करोड़ों में होगी और वह शहर उसका सामना नहीं कर पाएगा। भाई चेन, तुम कहाँ जा रहे हो? टाइजियोन को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया था और वह भी नहीं चाहता था कि चेन जियांग शहर लौट आए। चिंता मत करो, मुझे एक जगह जाना है। चेन जियांग को भी समझ में नहीं आया कि उन काले बालों वाले इंसानों ने उसे कैसे ट्रैक किया। उसने व्हाइट टाइगर जंप का इस्तेमाल बहुत दूर तक किया था और यह एक तरह से अंतरिक्ष में छलांग थी, इसलिए वह अपने पीछे कोई आभा नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी उसे काले बालों वाले इंसानों ने ट्रैक कर लिया। चेन जियांग जल्दी ही गहरे बंजर भूमि की सीमा पर पहुंच गया। हालांकि वह 6 लोगों के दर्पणों पर सवार था और अपने साथ बहुत से लोगों को लाया था, उसने सफ़ेद बाघ के निशान की शक्ति का उपयोग करके पूरे 6 लोगों के दर्पणों को कवर किया था और 6 लोगों के दर्पणों के साथ वहां कूदने में सक्षम था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह आसानी से बाधा को पार कर गया। इस जगह पर पहुंचने के बाद चेन जियांग ने राहत की सांस ली, क्योंकि बाधा की शक्ति अभी भी बहुत मजबूत थी। उसे लगा कि ब्लैक हेयर्स ह्यूमन का नेता भी इसे पार नहीं कर पाएगा। बैरियर पार करने के कुछ समय बाद ही ब्लैक हेयर्स ह्यूमन का नेता कई मिलियन ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के साथ आ गया। हालांकि वे सभी बैरियर के सामने रुक गए। तुम कौन हो? अपनी इच्छा से इस बाधा को पार करने में सक्षम होना, ये तो मैं भी नहीं कर सकता, काले बाल वाले मानव के नेता ने कहा। चेन जियांग ने पहले ही काले बालों वाले मानव के नेता को देखा था। वह काले रंग के कपड़े पहने हुए था, उसका चेहरा काला था और वह अपेक्षाकृत लंबा दिख रहा था, लेकिन जब चेन जियांग ने अपने जिन शिन को देखने के लिए दाव हॉटाई का इस्तेमाल किया तो वह वास्तव में दिल जैसा नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वह एक क्रिस्टल की तरह दिख रहा था और एक मजबूत सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेन जियांग के बोलने के बाद उसने 6 लोगों के दर्पणों से उड़ जाने का आग्रह किया और पीछे काले बालों वाले मानव नेता को छोड़ दिया जो गुस्से से दहाड़ रहा था। चेन जियांग टाइजियोंग और अन्य लोगों को स्वर्गीय ड्रैगन सिटी ले आया। रास्ते में चेन जियांग ने टाइजियोंग और कुछ अन्य टीमों को न्यू आर्ट बंजर भूमि के बारे में बताया था, इसलिए वे इस पल में बेहद हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गहन बंजर भूमि के बाहर वास्तव में इतनी बड़ी दुनिया होगी। शैतान बंजर भूमि और दुष्ट बंजर भूमि गिर गई है। गहरा बंजर भूमि जल्द ही आ जाएगी, लेकिन गहरा बंजर भूमि की बाधा कुछ समय तक टिक पाएगी। शैतान बंजर भूमि और दुष्ट बंजर भूमि के बारे में निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, इसलिए इन नए आर्ट बंजर भूमि को भी एक बहुत बड़ा खतरा सहना होगा। चेन जियांग उन्हें स्वर्गीय ड्रैगन सिटी में ले आया और उन्हें अपनी चोटों को ठीक करने में मदद करने के लिए 9वें स्वर्ग के ड्रैगन विला के अंदर रखा। लॉन्ग जूक्सियाओ भी उसी समय यहाँ था। उसे लगा कि चेन जियांग के लिए इन छोटे दस्तों को यहाँ लाना एक अच्छी बात थी, क्योंकि वह उन्हें ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के साथ हुए कुछ अनुभवों को सिखा सकता था। हमारा शहर कुछ समय तक और टिक सकता है। शहर में 3 दाव सॉवरेन और कई छोटी टीमें भी हैं, टाइजियोनग ने कहा। जब सभी ठीक हो जाएंगे तो मैं गहन बंजर भूमि में प्रवेश करूंगा। अन्य टीम के नेता भी इस बात से सहमत थे। अब जब वे सभी घायल हो चुके हैं तो गहरे बंजर भूमि पर जाना भी बेकार होगा। जब ये छोटी टीमें अपने घावों को ठीक कर रही थीं, तो लॉन्ग जूक्सियाओ अक्सर उनसे मिलने जाता था और उनसे ब्लैक हेयर्स ह्यूमन से संबंधित कई चीज़ों के बारे में पूछता था, साथ ही ब्लैक हेयर्स ह्यूमन से लड़ने के पीछे के रहस्यों के बारे में भी पूछता था। इन हॉट हंटिंग दस्तों ने पहले ही चेन जियांग से सुना था कि बाहर न्यू आर्ट बंजर भूमि काले बाल वाले मानव से निपटने की तैयारी कर रही थी, और इस शहर के सिटी लॉर्ड के रूप में लॉन्ग जूक्सियाओ उसके बारे में सबसे ज़्यादा घबराया हुआ था। चेन जियांग ने सैकड़ों फूलों वाले गांव की यात्रा की, लड़कियों से एक डिप्रोफाउंड फल की नकल करने को कहा और फिर व्हाइट स्पिरिट सिटी की ओर चल पड़ा। व्हाइट स्पिरिट सिटी भी बहुत तनावपूर्ण माहौल में घिरा हुआ था। युद्ध के लिए तैयार रहना सबसे अच्छा होगा। बस इस बार वे बीस्ट रेस के साथ नहीं बल्कि ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के साथ लड़ रहे थे। जब चेन जियांग व्हाइट स्पिरिट पैलेस में गया तो जिया बाइलिंग जो गोलियों को परिष्कृत कर रही थी, उसे चेन जियांग का संदेश मिला और वह तुरंत बाहर भाग गई। क्या इतना महत्वपूर्ण है? क्या तुम गहन बंजर भूमि पर नहीं गए थे? तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। जिया बेइलिंग ने दूत से पता लगाया कि यह एक महत्वपूर्ण मामला था और जल्दी से बाहर भाग गया। उसने चेन जियांग को पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में ले गई। काले बालों वाले मनुष्यों में से कई जाग गए हैं और यहाँ तक कि काले बालों वाले मनुष्यों का एक नेता भी है। चेन जियांग ने आह भरी, फिर जिया बेइलिंग को स्काई लेक पार करने के मामले के बारे में बताया। इतने सारे काले बाल वाले मानव जाग गए हैं, यह अच्छी बात नहीं है। जिया बेइलिंग ने भी स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। बुरा नहीं है, किंग यांग, जूकांग और अन्य लोगों ने जानवरों से बात की है। जानवरों ने काले बाल वाले मानव से लड़ने में हमारे साथ हाथ मिलाने पर सहमति व्यक्त की है और उनके नेता को काले बाल वाले मानव के बारे में कुछ बातें पता लगती हैं। यह अच्छी खबर है। चेन जियांग ने सिर हिलाया, फिर हंसा। मेरे पास भी अच्छी खबर है। फिर उसने डिप्रोफाउंड फल निकाला, सम्राट श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां। जिया बेइलिंग ने एक नज़र में इसे समझ लिया और उत्सुकता से पूछा, ये कौन सी दवा है? इसे डिप्रोफाउंड फल कहा जाता है।
मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन ये लोगों को एक बहुत मजबूत गहन ताओ शक्ति की खेती और उत्पादन में मदद कर सकता है, और इस फल के बीच में एक क्रिस्टल कोर है। चेन जियांग ने कहा, यह एक सम्राट गोली बनाने में सक्षम होना चाहिए। क्या आपने पौधे लगाना शुरू कर दिया है? जिया बेइलिंग ने इसे लिया और ध्यान से देखा, वह भी बहुत उत्साहित दिखाई दे रही थी। अभी नहीं, लेकिन तियानपो फल के कई फलदार पेड़ पक चुके हैं। अब उनका उपयोग शिपोदान को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। चेन जियांग ने कहा, समय किसी का इंतजार नहीं करता, मुझे जल्दी से अपनी साधना बढ़ाने की जरूरत है। इस बार हम काले बालों वाले मानव से घिरे हुए हैं। अगर अन्य लोगों की गहन ताओ शक्ति न होती तो मेरे लिए इसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। जब चेन जियांग ने आयरन फाइटिंग टीम से गहन ताओ शक्ति उधार ली तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक मजबूत गहन ताओ शक्ति होना कितना बढ़िया था, इसलिए वह वास्तव में उस स्तर की गहन ताओ शक्ति को जल्दी से प्राप्त करना चाहता था। उस समय वह आसानी से ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के दुश्मनों को मात दे सकता था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2535। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2535। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। ऊर्जावान बने और तैयारी करें। 0.0000। चेन जियांग के पास अब शिपोडैंग को परिष्कृत करने का समय भी था। न केवल उसे खुद के लिए उन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता थी, बल्कि उसके आसपास भी लोग थे, विशेष रूप से स्वर्गीय ड्रैगन सिटी यबदू। स्वर्गीय ड्रैगन सिटी अभी अभी स्थापित हुई थी, इसलिए यहाँ के अन्य शहरों की तुलना में यह अपेक्षाकृत कमजोर थी। इसलिए इसे जल्दी से उन्नत करने के लिए उन्हें और गोलियों की जरूरत थी। तियानपो फल बेहद अनोखे थे। दिन के 24 घंटों के दौरान हर बार उनके शरीर का रंग बदलता रहता था। ये बदलाव मुख्य रूप से तियानपो फल के अंदर छिपी रहस्यमयी शक्ति के कारण होता था। बहन बायलिंग, क्या शिपोदान को परिष्कृत करना आसान है? चेन जियांग ने पूछा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन गोली के फॉर्मूले को देखते हुए इस गोली को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं है। क्या आप उच्च श्रेणी के राजा स्तर की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हैं? जब तक वह इस स्तर की गोली बना सकता है, शिपोदान को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं होगा। आप इतने कठिन शेंगदाओ दान को परिष्कृत करने में सक्षम थे, ये निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। जिया बेलिंग ने कहा। चेन जियांग ने 2 तियानपो फल निकाले। इन तियानपो फलों का रंग अलग था, लेकिन उनके अंदर की ऊर्जा एक जैसी थी। शिपोडैन के एक बैच को परिष्कृत करने के लिए केवल 2 की आवश्यकता होती है, और आवश्यक औषधीय सामग्री की मात्रा बहुत अच्छी नहीं होती। एक ही तरह की औषधीय सामग्री के लिए उन्हें परिष्कृत करना बेहद आसान होगा, और औषधीय सामग्री के विभिन्न सेटों को परिष्कृत करते समय उन्हें मिलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चेन जियांग ने तियानपो फल को भट्टी में रखा और आग की लपटें छोड़ीं। उसने औषधीय अवयवों को परिष्कृत करने के लिए दिव्य कीमिया का इस्तेमाल किया, जो औषधीय अवयवों को परिष्कृत करने के लिए आसान था, ताकि औषधीय अवयवों को अंदर से जलाया जा सके। जब तक कोई विशेष औषधीय अवयव नहीं थे, तब तक वह औषधीय अवयवों को जल्दी से परिष्कृत करने के लिए भ्रामक लॉ का उपयोग कर सकता था। चेन जियांग को 2 तियानपो फलों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने और उन्हें अत्यंत आसानी से मिश्रित करने में अधिक समय नहीं लगा, लगभग 2 घंटे से अधिक का समय लगा। जैसा कि अपेक्षित था, इसे परिष्कृत करना आसान है। चेन जियांग पहले से ही कंजीलिंग पैलेट तैयार करने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका था। उसने इसे 4 भागों में विभाजित किया और 4 शिपोदान को संघनित करने के लिए तैयार किया। चेन जियांग ने पहले भी कई उच्च स्तरीय किंग लेवल छर्रों को परिष्कृत किया था, इसलिए वह अब शिपोडैन को परिष्कृत करने में बहुत कुशल था। उसने उन्हें एक ही बार में परिष्कृत कर दिया। इस समय जिया बेइलिंग भी गुप्त कमरे में गोलियां बना रही थी। वह चेन जियांग की तरह शिपोडैन को परिष्कृत कर रही थी, लेकिन वह उससे उतनी तेज नहीं थी। ये देखकर कि चेन जियांग ने एक कड़ाही को परिष्कृत किया था, जिया बेइलिंग ने हल्के से कहा, आप वास्तव में एक अजीब आदमी हैं। गोली को परिष्कृत करना हमेशा इतना आसान होता है। जिया बेइलिंग जानती थी कि चेन जियांग के पास एक बहुत ही खास गोली बनाने की तकनीक है। उसे सैकड़ों फूलों वाले गांव में इसके बारे में पता चला था और उसने बहुत सी गोली बनाने की तकनीकें भी बनाई थीं, लेकिन उसमें महारत हासिल करने में बहुत लंबा समय लगेगा। एक बार जब मैं ताओपो क्षेत्र के 10वें चरण तक साधना कर लूंगा, तो मैं सम्राट गहन गोलियों को परिष्कृत करूंगा। चेन जियांग अब गहन फल के बारे में चिंतित था। न केवल उसे अपनी साधना बढ़ाने की जरूरत थी, बल्कि उसे गहन ताओ शक्ति की भी खेती करने की जरूरत थी। भविष्य में बड़ी संख्या में काले बाल वाले मानव पूरे बंजर भूमि को घेर लेंगे। उस समय केवल एक शक्तिशाली गहन ताओ शक्ति के साथ उन्हें काले बाल वाले मानव से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। ये शिपोडैन वाकई खास है। चेन जियांग ने अपनी हथेली में 4 शिपोडैन को देखा। वे इस समय अपना रंग बदल रहे थे और हर कुछ पल में बदल रहे थे। चलो इसे आजमाते हैं। क्या ये किंवदंतियों की तरह नहीं है, जो दाओपो क्षेत्र का उपयोग करते समय लोगों को जल्दी से ऊपर ले जाने में सक्षम है? जिया बेलिंग ने कहा, हालांकि इस गोली को परिष्कृत करना आसान है, लेकिन आवश्यक सामग्री अत्यंत दुर्लभ है।
अधिकांश दुर्लभ औषधीय सामग्रियां विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि वे अधिक उपयोगी होती हैं। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। ये शिपोदान बहुत उपयोगी होना चाहिए, इसलिए कई लोग सभी सामग्रियों को चुनते हैं और उन्हें उगाना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि वे विलुप्त हो जाएंगे। जब चेन जियांग ने एक गोली खाई तो उसे तुरंत अपने पेट में ठंडक महसूस हुई, जैसे उसके पेट में हवा भर गई हो। कुछ ही देर बाद उसका पूरा शरीर ठंडा महसूस करने लगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया था। क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर बहुत ठंडा है, चेन जियांग ने सदमे में कहा। आइए प्रतीक्षा करें और देखें, जिया बेइलिंग ने कहा। अपनी साधना तकनीक का उपयोग करके देखें कि आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। चेन जियांग ने औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने के लिए अपनी साधना तकनीक को पहले ही सक्रिय कर लिया था। उसका पूरा शरीर अभी भी ठंडा था, लेकिन उसने महसूस किया कि जब वह अपनी आत्मा क्यूई को प्रवाहित कर रहा था तो यह बहुत आसान हो गया। औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने के बाद वह धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। प्रभाव बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं जल्द ही दूसरी परत तक पहुंच जाऊंगा। चेन जियांग हंसा, बस इस गोली का स्वाद थोड़ा अजीब था। फिर उसने एक और गोली खाई। कुछ ही देर बाद वह बाहर निकल आया। इस समय वह अपनी दाव ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। अपनी दाव आत्मा के रूपांतरण के साथ उसकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। अगर उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती तो यह एक बहुत बड़ी वृद्धि होती। जिया बेइलिंग ने अचानक संचार जेड प्रतीक कागज का एक टुकड़ा निकाला और संदेश प्राप्त करने के बाद उसने कहा, 3 महान देशी बैंकों ने हमें इकट्ठा किया है। शहर के स्वामी, मुझे नहीं पता कि क्या मामला है। आप यहाँ गोलियां बनाना शुरू कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा। ठीक है, चेन जियांग ने सिर हिलाया। जब जिया बेइलिंग गुप्त कमरे से बाहर निकला तो उसने शिपोडैन को परिष्कृत करना जारी रखा। वह चाहता था कि दाओपो क्षेत्र के 10वें चरण तक पहुंच जाए और उसे बहुत सारे शिपोडैन की ज़रूरत थी, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी उन्हें परिष्कृत करने की ज़रूरत थी। वर्तमान में वह एक भट्टी को 4 घंटे में परिष्कृत कर सकते थे, जो काफ़ी तेज था। 2 बैचों को परिष्कृत करने के बाद जिया बेइलिंग वापस लौट आया। 3 महान देशी बैंकों ने आपको क्यों इकट्ठा किया? क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? चेन जियांग ने पूछा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण। 3 महान देशी बैंकों के विला मास्टर्स ने कहा कि वे हमें लोगों के एक समूह को प्रशिक्षित करने में मदद कर सकते हैं, मुख्य रूप से भविष्य में ब्लैक हेल्स ह्यूमन से निपटने के लिए। जिया बेइलिंग ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, ऐसा लगता है कि 3 महान देशी बैंकों के पास सबसे खराब स्थिति के लिए सबसे अच्छी योजनाएं हैं। काले बालों वाले मानव की सेना वास्तव में डरावनी है। उदाहरण के लिए, इस समय सबसे अच्छी स्थिति में मौजूद प्रगाढ़ बंजर भूमि को ही लें। अंदर के काले बालों वाले मानव सभी बहुत डरावने हैं। शैतान बंजर भूमि का उल्लेख नहीं करना। पहले 2 समूह जो बाहर आए वे शैतान बंजर भूमि और दुष्ट बंजर भूमि थे, चेन जियांग ने कहा। 3 महान देशी बैंकों ने कहा कि वे हमारे लोगों को प्रशिक्षण के लिए पवित्र बंजर भूमि पर ले जा सकते हैं। उनके 3 महान देशी बैंक वर्तमान में पवित्र बंजर भूमि में अपने योद्धाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं और अब वे हमें एक साथ प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं। जिया बेइलिंग ने कहा, यह अच्छी बात है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं भी पवित्र बंजर भूमि पर जाकर देखना चाहता हूँ। 3 महान देशी बैंकों के साथ आपका रिश्ता बहुत करीबी है, इसलिए आप निश्चित रूप से वहां जा सकते हैं। इसके अलावा वे वर्तमान में दाओ दांग क्षेत्र से दाओ जोंग क्षेत्र तक प्रशिक्षण दे रहे हैं, बस हर शहर का एक कोटा है। जिया बेइलिंग ने कहा, फिर मैं पंजीकरण के लिए 3 धन दिव्य शहर में वापस आऊंगा। चेन जियांग ने कहा, प्रशिक्षण के लिए पवित्र बंजर भूमि जाना एक अच्छा अवसर है, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने में सक्षम होना चाहिए। ... जब चेन जियांग ने श्वेत आत्मा शहर को छोड़ दिया और 3 धन दिव्य शहर में आया तो कई लोग प्रशिक्षण के लिए पवित्र बंजर भूमि पर जाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। शहर ने उन्हें कई स्लॉट दिए थे, लेकिन उन्हें परीक्षा पास करनी थी क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान यह मुफ्त थी। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अनुभव और दूसरी चीज़ें हासिल करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, इसलिए जब समय आता तो वे अपनी जान गंवा सकते थे। जब चेन जियांग अनंत जीवन मूल निवासी बैंक में आया और फैन शिक्सिन से कहा कि वह भी वहां जाना चाहता है, तो फैन शिक्सिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमति दे दी। इसके अलावा वह उसे अभी पवित्र बंजर भूमि पर भेज सकता था। चेन जियांग, जब तुम पवित्र बंजर भूमि पर जाओगे तो तुम्हें खुद पर संयम रखना होगा। हंसा। अब उसे चेन जियांग के अतीत के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था और वह जानता था कि चेन जियांग ही वह व्यक्ति है जो परेशानी खड़ी करेगा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2536। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2536। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। मुझे पता है, मैं बस एक नज़र डालना चाहता हूँ और कुछ सीखना चाहता हूँ। चेन जियांग हंसा। पवित्र बंजर भूमि पर पहुंचने के बाद भी अंदर के जेड पैसे का उपयोग अभी भी किया जा सकता है ना?
बेशक तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें अभी वहां भेज दूंगा। जब समय आएगा तो तुम इटर्नल लाइफ स्कूल में जाकर पंजीकरण करा सकते हो और कह सकते हो कि तुमने हमारे लिए ब्लैक हेयर्स ह्यूमन से निपटने का तरीका सीखने की व्यवस्था की है। फैन शिक्सिन ने चेन जियांग को कागज का एक टुकड़ा दिया जो एक सिफारिश पत्र के बराबर था। उसके बाद चेन जियांग को एक विशेष ट्रांसमिशन सरणी में लाया गया और पवित्र बंजर भूमि पर भेज दिया गया। जब वह पवित्र बंजर भूमि के अनंत जीवन मूल निवासी बैंकों के बीच प्रकट हुआ तो तुरंत ही वहां कोई था जो उसे लेने आया। चेन जियांग इटर्नल लाइफ स्कूल में सीखने गया था, है ना? एक बूढ़े आदमी ने कहा। हाँ सर। चेन जियांग ने यह नहीं पूछा कि इससे पहले उसे यह सीखने में कितना समय लगेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे बहुत लंबे समय तक नहीं सीखेगा। मेरे पीछे आओ। बूढ़े आदमी ने चेन जियांग को टेलीपोर्टेशन रूम से बाहर निकाला। चेन जियांग बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चला गया। ये बूढ़ा आदमी एक दाओ संप्रदाय का सदस्य था। चलते चलते उसने कई लोगों को देखा, वे सभी या तो दाओ संप्रदाय के थे या दाओ मास्टर स्तर के। हालांकि जब वह सड़क पर पहुंचा तो उसने पाया कि यह काफी सुनसान था और उतनी चहल पहल नहीं थी जितनी न्यूआर्ट बंजर भूमि में थी। पवित्र बंजर भूमि में बहुत कम लोग हैं, चेन जियांग ने कहा। बेशक, पवित्र बंजर भूमि में प्रवेश करने की दहलीज बहुत ऊंची है। अगर अभी अचानक ऐसी घटना न घटी होती तो अपवाद नहीं बनाया जाता। बूढ़े आदमी ने कहा, अतीत में आपको प्रवेश करने के लिए कम से कम एक दाओ मास्टर की आवश्यकता होती थी। चेन जियांग दाओपो क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, दाओ मास्टर के क्षेत्र से बहुत दूर। बूढ़ा आदमी चेन जियांग को एक गली से होते हुए दूसरे टेलीपोर्टेशन रूम में ले गया। उसने कहा, बाद में लोगों का एक समूह आएगा। वे अनंत जीवन स्कूल से हैं और तुम्हें अनंत जीवन स्कूल में ले जाएंगे। बूढ़े आदमी के जाने के कुछ समय बाद ही लोगों का एक समूह यहाँ आया। चेन जियांग ने उन्हें बताया कि वह उनसे सीखने के लिए यहाँ आया है और उन सभी ने सिर हिलाया, फिर अपने ट्रांसमिशन सरणी को सक्रिय किया और चले गए। एक पल में चेन जियांग एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। ये पर्वत बहुत विशाल है। पर्वत की चोटी पर एक विशाल शहर बनाया जा सकता है। यह अनंत जीवन विद्यालय है। इस बिंदु पर उसे अंततः समझ में आया कि क्यों 3 महान देशी बैंकों ने कुछ लोगों को यहाँ आकर सीखने की अनुमति देने का फैसला किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ की दाओ क्यूई में पिछले गहन बंजर भूमि की तुलना में बहुत अधिक गहन ताओ शक्तियाँ थीं। जब चेन जियांग अंदर आया तो उसे एक मैनेजर ने अपने साथ एक घर में ले जाकर कहा, तुम यहाँ रह सकते हो। अंदर जो 2 लोग हैं वे दूसरी जगहों से हैं, वे दोनों यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हैं। जब चेन जियांग घर में दाखिल हुआ तो उसने एक लंबा और दुबला पतला आदमी एक मजबूत आदमी का हाथ थामे देखा। इस समय वे दोनों बहुत शक्तिशाली शक्तियों का उपयोग कर रहे थे, इसलिए चेन जियांग तुरंत बता सकता था कि वे सभी दाओपो क्षेत्र के 6ठे स्तर पर थे। मैं जीत गया। लंबा और दुबला आदमी जोर से हंसा और मजबूत आदमी की कलाई दबा दी। मैं फिर हार गया। मजबूत आदमी ने आह भरते हुए कहा, ऐसा क्यों है कि तुम्हारे जैसा कमजोर दिखने वाला आदमी हमेशा मुझे हरा सकता है? इसे गैप कहते हैं। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। दुबला पतला आदमी दिल खोलकर हंसा, फिर चेन जियांग की ओर देखा। हमारा नया दोस्त यहाँ है। मैं चेन जियांग हूँ, कृपया सलाह दें। चेन जियांग तुरंत मुस्कुराया और उन दोनों का विनम्रता से अभिवादन किया। मैं लियू गुवानयुन हूँ। लंबा और पतला आदमी हंसा। शेन वेई। उस मजबूत आदमी ने चेन जियांग की ओर हाथ बढ़ाया, फिर चेन जियांग के बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हालांकि यह हॉल थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन यह उन तीनों के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त था। चेन जियांग के बैठने के बाद उसने दैवीय शक्ति के साथ कहा, भाई शेन, आप केवल दाओपो क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हैं। चेन जियांग ने सिर हिलाया। लियू गुवानयुन ने हंसते हुए कहा, लगता है भाई शेन की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, अन्यथा आप यहाँ नहीं आ पाते और आपको कम से कम 5 परतों की आवश्यकता होती। लियू गुवानयुन दिखने में दुबला पतला था, लेकिन वह बहुत सुंदर था और बहुत स्मार्ट लग रहा था। हालांकि शेन वेई लंबा और ताकतवर था, लेकिन वह बहुत ईमानदार था। चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि शेन वेई इतना दयालु व्यक्ति था। अगर ऐसा न होता तो वह उसके साथ कुर्सी जैसा व्यवहार नहीं करता। नहीं, सच में नहीं, बस मेरी किस्मत अच्छी है। चेन जियांग हंसा। विनम्र मत बनो। जो कोई भी यहाँ प्रशिक्षण के लिए आ सकता है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन सभी में एक निश्चित मात्रा में क्षमता है। लियू गुवानयुन ने हंसते हुए कहा, बेशक हेवन वेस्टलैंड अभिजात वर्ग के परिवार के लिए आना असंभव है। उन लोगों को इस तरह की जगह भी पसंद नहीं है, लेकिन हमारे जैसे छोटे परिवारों के लिए अनंत जीवन स्कूल में प्रवेश करना बहुत अच्छी बात है। वरिष्ठों, क्या आप अपने प्रशिक्षण का उद्देश्य जानते हैं? चेन जियांग ने फिर पूछा। काले बालों वाले मानव को मार डालो। मैंने सुना है कि कुछ ही समय बाद शक्तिशाली काले बालों वाले मानवों का एक बड़ा समूह हमारे पवित्र बंजर भूमि पर हमला करेगा। शेन वेई ने कहा, दाओपो क्षेत्र, दाओ गहन क्षेत्र, दाओ शिक क्षेत्र और दाओ जोंग क्षेत्र सभी को 3 महान देशी बैंकों द्वारा स्थापित संप्रदायों द्वारा भर्ती किया गया है।
वे हमें काले बालों वाले मानव से निपटने का तरीका सिखाएंगे। शेन वेई और लियू गुवानयुन दोनों का जन्म और पालन पोषण यहीं हुआ था, इसलिए भले ही वे दाओपो क्षेत्र में थे, फिर भी उन्हें पवित्र बंजर भूमि में पाया जा सकता था। चेन जियांग के बारे में कहा जा सकता है कि वह काले बालों वाले मानव के मामलों को सबसे अच्छी तरह समझता है। ये कब शुरू होगा? मैं अचानक से इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। चेन जियांग ने कहा, हमें अभी भी लगभग 10 दिन और चाहिए। हम पहले ही आ गए हैं। हमारा दाओपो क्षेत्र इस तरफ नीचे है और इसके ऊपर दाओ गहन क्षेत्र, दाओशिक क्षेत्र और दाओजोंग क्षेत्र भी हैं। लियू गुवानयुन ने कहा, लेकिन संख्या में तो ये सबसे बड़ा होना चाहिए। चेन जियांग ने कहा, हाँ, मुझे नहीं पता कि कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन चलो बस लड़ें और एक दूसरे को मार दें। ये सबसे अच्छा होगा अगर हमें मारने के लिए कुछ काले बाल वाले इंसान मिल जाएं। लियू गुवानयुन ने कहा। चेन जियांग खड़ा हुआ और बाहर जाना चाहता था, लेकिन लियू गुवानयुन ने उसे तुरंत रोक दिया। भाई शेन, इधर उधर मत भटकना। अनंत जीवन विद्यालय बहुत सख्त है। लियू गुवानयुन ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा। शेन वेई और मैं अंदर आ गए हैं। आमतौर पर हम केवल आंगन में ही घूम सकते हैं। ओह, जब तक वह परेशानी पैदा नहीं करता तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है न? चेन जियांग ने कहा, इस अनंत जीवन स्कूल का स्थान बुरा नहीं है, मुझे इससे कहीं ज्यादा जाना चाहिए था। इसके अलावा जब मैं अंदर आया तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, चलो साथ में घूमने चलते हैं। जब तक हम कोई परेशानी पैदा नहीं करते तब तक सब ठीक है। लियू गुवानयुन ने शेन वेई को देखा और पूछा, तुम जा रहे हो या नहीं? बेशक मैं जा रहा हूँ। मैं इटर्नल लाइफ स्कूल को भी अच्छे से देखना चाहता हूँ। बचपन से ही मैं इस जगह के लिए तरसता रहा हूँ। शेन वेई ने जल्दी से कहा। ठीक इसी तरह चेन जियांग और उसके 2 नए दोस्त घर से बाहर निकले, अनंत जीवन स्कूल में टहलते हुए। घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा था और उसमें बहुत घनी दाव की हुई थी, जिससे शेन वेई और लियू गुवानयुन ने उसकी अंतहीन प्रशंसा की। अचानक चेन जियांग और अन्य 2 ने खनकने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई हथियार से लड़ रहा हो। क्या अनंत जीवन स्कूल बहुत सख्त नहीं है? कोई वास्तव में लड़ रहा है। चलो देखते हैं कि अनंत जीवन स्कूल के शिष्य कितने मजबूत हैं। लियू गुवानयुन बहुत उत्सुक था। कोई भी आभा अस्थिर नहीं है। क्या ये हो सकता है कि वे विशुद्ध रूप से शारीरिक शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? ये निश्चित रूप से देखने लायक है। चलो चलें। चेन जियांग हंसा और फिर आवाज़ की दिशा में चला गया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2537। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2537। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। ऊर्जावान बने और तैयारी करें। 0.000000। चेन जियांग और बाकी 2 लोग आवाज़ की दिशा में चले और एक बड़े चौक पर पहुंचे। ये प्रतियोगिता का मैदान होना चाहिए था और वहां वर्दी पहने कई लोग उन्हें देख रहे थे और बीच में 2 आदमी तलवारों से लड़ रहे थे। जैसा कि चेन जियांग ने पहले कहा था, उन्होंने प्रतियोगिता के दौरान किसी भी दाव शक्तियों का उपयोग नहीं किया और केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके लड़ाई की। वे सभी बहुत मजबूत हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनकी साधना क्या है। लियू गुवानयुन ने धीमी आवाज में कहा। दाओपो क्षेत्र स्तर 10। एक आदमी ने कहा। अनंत जीवन विद्यालय के सभी शिष्य सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और लिंग की परवाह किए बिना उनके कपड़े एक जैसे थे। इसके अलावा वे सभी युद्ध के लिए सुविधाजनक लग रहे थे और यहाँ तक कि उनकी तलवारों की म्यान भी एक जैसी थी। क्या आप तीनों हमारे अनंत जीवन स्कूल में प्रशिक्षण लेने आए थे? एक आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हमने लड़ाई की आवाज़ें सुनी और देखने के लिए वहाँ आए। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। अनंत जीवन स्कूल के शिष्य वास्तव में बुरे नहीं हैं, ये सिर्फ इतना है कि वे अपने शरीर से भी बहुत शक्तिशाली हैं। लियू गुवानयुन ने कहा। उन दोनों को अपेक्षाकृत कमज़ोर माना जाता है। संप्रदाय के भीतर एक नियम है कि अगर कोई उनकी दाव शक्ति से मुकाबला करना चाहता है तो उसे बड़ों की मंजूरी लेनी होगी, अन्यथा वे केवल इसी तरह लड़ सकते हैं। आदमी ने आह भरी। ये वास्तव में मज़ेदार नहीं है। शेन वेई ने कहा। मुझे लगता रहता है कि मुझे रोका जा रहा है। अनंत जीवन स्कूल के शिष्यों से बात करना बहुत आसान था, शायद इसलिए क्योंकि उनके संप्रदाय के नियम सख्त थे। उन्होंने चेन जियांग और अन्य 2 बाहरी लोगों के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की और सभी बहुत दयालु थे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही एकमात्र रास्ता है। ये लड़ाई न कर पाने से बेहतर है। आमतौर पर हमें प्रशिक्षण लेने से पहले उन जंगली जानवरों से लड़ना पड़ता है, अन्यथा हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। आदमी ने जवाब दिया। वे स्वर्ग बंजर भूमि के कुलीन परिवार अलग हैं। मैंने सुना है कि वे पूरे दिन युद्ध का अभ्यास कर सकते हैं। वे लोग डरावने हैं लेकिन वे बहुत घमंडी हैं। लियू गुवानयुन ने कहा। यहाँ सभी शिष्य लियू गुवानयुन की बातों से सहमत थे। वे सभी पहले भी स्वर्ग बंजर भूमि कुलीन परिवार के शिष्यों से मिल चुके थे और उस तरह के अहंकारी और अत्याचारी रवैये का अनुभव कर चुके थे।
चेन जियांग ने पहले भी इसका अनुभव किया था और वह इसे सहन नहीं कर सका। इसलिए उसके च्वांगशी भगवान भट्टी में अभी भी स्वर्ग बंजब भूमि अभिजात परिवार के शिष्यों के सिर थे। ओह हाँ, मैंने सुना है कि जब समय आएगा तो आप लोग हमारे साथ मिलकर प्रशिक्षण लेंगे, मुख्य रूप से ब्लैक हेयर्स ह्यूमन से निपटने के लिए। चेन जियांग ने पूछा। बेशक मुझे पता है, बस बात यह है कि यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि अभी भी करीब 10 दिन बाकी हैं। आदमी ने कहा। सबसे बड़े भाई और दूसरी बहन यहाँ हैं, किसी ने अचानक धीमी आवाज में कहा। प्रतिस्पर्धा कर रहे दो लोग भी रुक गए। चेन जियांग ने भी दो लोगों को चलते हुए देखा। महिला लंबी और सुंदर थी, पुरुष सुंदर, लंबा और मजबूत था। वे सभी अनंत जीवन स्कूल के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वे आंखों को बहुत अधिक सुखद लग रहे थे, शायद उनके स्वभाव के कारण। हम 3 विदेशी मेहमान हैं। तुम लोग यहाँ खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, मेहमानों को हंसा रहे हो। सबसे बड़े भाई मुस्कुराए। बड़े भाई, हम भी बोर हो गए हैं। अगर आप अचानक 10 दिन की छुट्टी ले लें और आपको कुछ करने को न मिले तो आप दम घुटने से मर जाएंगे। पहले भाग लेने वाले लोगों में से एक ने कहा। दूसरी वरिष्ठ बहन ने हंसते हुए कहा, क्या 3 मेहमान नहीं हैं? आप उनसे बात कर सकते हैं, वे सभी बाहरी लोग हैं, उन्हें बहुत सारे अनुभव होंगे। आप सभी यहीं पले बड़े हैं, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से उनके जितने जानकार नहीं हैं। लियू गुवानयुन ने तुरंत अपने हाथ फैलाए और कहा, हम अभी घर के अंदर कलाई खींच रहे थे। हम भी इस समय बहुत उदास महसूस कर रहे हैं। वरिष्ठ भाई ने हंसते हुए कहा, ये कैसा रहेगा? हमारे अनंत जीवन विद्यालय के शिष्य आपके साथ मुकाबला करेंगे। वे आमतौर पर अपने ही वरिष्ठ भाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे दोनों एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए लड़ना व्यर्थ है। इसे भूल जाओ। हम सभी छोटे कुलों से हैं, इसलिए हम खुद को मूर्ख नहीं बनाएंगे। मुख्य कारण ये था कि उनकी साधना का स्तर बहुत कम था। अगर वह भी दाओपो क्षेत्र के 10वें चरण तक पहुंच गया होता तो वह तुरंत इसके लिए सहमत हो जाता। दूसरी वरिष्ठ बहन ने हंसते हुए कहा, ऐसा क्यों? मैं तुम लोगों से लड़ूंगी। इस तरह मैं तुम्हें संकेत दे सकूंगी। एक आदमी ने हंसते हुए कहा। दूसरी बड़ी बहन, ऐसा लगता है कि आप भी उब गई हैं। आप फिर से दूसरों को धमकाने की तैयारी कर रही हैं। एक छोटी लड़की भी हंसी और बोली, दूसरी बड़ी बहन, किसी विदेशी मेहमान को मत धमकाओ। अगर बड़ी बहन को पता चल गया तो तुम्हें फिर सजा मिलेगी। मैंने पहले ही कहा है कि मैं उनका मार्गदर्शन करूंगी। दूसरी वरिष्ठ मार्शल सिस्टर ने एक लंबी तलवार निकालने से पहले उनकी ओर आंखें घुमाईं। क्या आप आमतौर पर मुझे संकेत देने नहीं देते? इसे भूल जाओ। जब लियू गुवानयुन ने उस तीखी तलवार को देखा तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। इस दूसरी वरिष्ठ बहन की ताकत निश्चित रूप से बहुत मजबूत थी। चेन जियांग ने पूछा, दूसरी वरिष्ठ बहन, क्या आप दाओ संप्रदाय से हैं? 10वें स्तर के दाओ संप्रदाय, आप क्या हैं? आप केवल दाओपो क्षेत्र की लगती हैं। दूसरी वरिष्ठ बहन थोड़ा हैरान हुई। दाओपो राज्य का दूसरा चरण। चेन जियांग हंसा, फिर सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई दूसरे वरिष्ठ भाई और मुझे एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए तलवार उधार देगा। दाओपो क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर होने के बावजूद यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम होना कई शिष्यों को आश्चर्यचकित कर गया। अगर तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ो, वरिष्ठ भाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा और अपनी तलवार चेन जियांग को सौंप दी। चेन जियांग ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और वह चौंककर चिल्लाया, इतना भारी? बड़े भाई की तलवार सबसे भारी है। क्या तुम सच में मुझसे लड़ने के लिए इस तलवार का इस्तेमाल करना चाहते हो? दूसरी बड़ी बहन ने हंसते हुए कहा, तुम तलवार के कितने वार रोक पाओगे? वैसे भी मुझे आपकी इतनी सारी तलवारें पकड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। चेन जियांग हंसा, मेरा नाम चेन जियांग है, कृपया सलाह दें। मैं सोंग योंगिंग हूँ और जैसे ही तुम अनंत जीवन स्कूल में प्रवेश करोगे मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सोंग योंगिंग हंसा, मैं तुम्हें 3 बार वार करने दूंगा। प्रतियोगिता के दौरान दाओ ऊर्जा की अनुमति नहीं थी, ये यहाँ का नियम था, इसलिए सोंग योंगिंग ने यह नहीं कहा। वह जानती थी कि चेन जियांग समझ जाएगा। चेन जियांग ने भारी तलवार को कसकर पकड़ लिया और हल्की सांस ली। फिर उसने सिकुड़ते कदम को सक्रिय किया और पलक झपकते ही वह सोंग योंगिंग की तरफ बढ़ गया। उसने लंबी तलवार घुमाई और सोंग योंगिंग के बाएं कंधे पर वार किया। इस हरकत की तकनीक ने कई लोगों को डरा दिया। ये वाकई अजीब था। सोंग योंगिंग भी चौंक गई। उसने उत्सुकता से चकमा दिया, हालांकि वह चकमा दे सकती थी, लेकिन जब चेन जियांग ने तलवार को छेदा तो उसने झटका दिया, उसके बालों के एक लट को काट दिया। ये तो बहुत करीब था। सोंग योंगिंग ने कहा, हे भगवान, मैंने आपको कम आंका था। चेन जियांग को भी नहीं पता था कि उसका सिकुड़ता कदम वास्तव में इस जगह पर अभी भी इतना गहरा था। बेशक ये भी इसलिए था क्योंकि उसने इसमें कुशलता से महारत हासिल कर ली थी। सोंग योंगिंग ने इस समय अपनी तलवार नहीं निकाली क्योंकि वह चेन जियांग को 3 तलवार के वार देना चाहती थी। अभी तो केवल एक वार था। दूसरा वार। चेन जियांग के बोलने के बाद वह एक बार फिर गायब हो गया। वह अभी भी सिकुड़ते कदम का उपयोग कर रहा था।
लेकिन इस बार वह और भी तेज था, इस हद तक कि उसका आकार लगभग अदृश्य हो गया था। जब वह प्रकट हुआ तो उसके हाथ में तलवार पहले से ही सॉन्ग योंगयंग के कंधे की ओर बढ़ रही थी। ये जीवन के लिए खतरा वाली जगह नहीं थी। सॉन्ग योंगयंग ने एक बार फिर इसे टाल दिया, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि चेन जियांग एक साधारण व्यक्ति नहीं था। तीसरी तलवार के वार पर चेन जियांग के शरीर से अचानक एक भयानक तलवार शक्ति निकली। तलवार की शक्ति को महसूस करके सभी लोग भयभीत हो गए, क्योंकि वे सभी तलवार की शक्ति से परिचित थे। ये भगवान को मारने वाली तलवार थी जिसका चेन जियांग ने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2538। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2538। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया और इसे जारी किया। लेकिन भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह चेन जियांग के समय को दूसरों से अलग बना सकती थी, जो समय के नियमों की शक्ति का उपयोग करने के बराबर था। ठीक इसी तरह सॉन्ग योंगयंग ने केवल चेन जियांग को अपनी तलवार लहराते हुए देखा और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके हाथ की तलवार चेन जियांग द्वारा तोड़ दी गई। यदि ये केवल तलवारों की प्रतियोगिता होती तो यदि उसकी तलवार जमीन पर गिर जाती तो यह हारने के समान ही होता। सॉन्ग योंगयंग ने जमीन पर पड़ी तलवार को घूरा जबकि उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब इसलिए था क्योंकि चेन जियांग की ताकत बहुत अधिक थी, जिससे उसकी तलवार नीचे गिर गई। तुम हार गए। चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराया, फिर अपने हाथ में पकड़ी भारी तलवार को वापस बड़े भाई को लौटा दिया। हर कोई अभी भी स्तब्ध था। आपने तलवारबाजी की कला किससे सीखी? सॉन्ग योंगयंग ने अपनी तलवार उठाए और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये तलवारबाजी की कला केवल हमारे अनंत जीवन विद्यालय को ही पता है और उन्होंने इसे कभी किसी को नहीं सिखाया, यहाँ तक कि उनके अपने बच्चे भी इसे नहीं सीख सकते। देवहत्या तलवार तकनीक रहस्यमय 4 महान वर्जित जादू में से एक थी और इसका पता प्राचीन काल में लगाया जा सकता है। ये सुनकर चेन जियांग को भी लगा कि यह आश्चर्यजनक है। वास्तव में अनंत जीवन स्कूल में कोई ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर हत्या तलवार तकनीक का उपयोग करना जानता था। एक मित्र ने मुझे ये सिखाया। उसने झूठ नहीं बोला। उसे लगा कि यह अजीब बात है, क्योंकि भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जा सकती, तो इसे सूक्ष्म युग में क्यों सिखाया जाएगा? इसके अलावा स्वर्गीय कीमिया, ये 2 तकनीकें बहुत डरावनी थीं। क्या आप इस तलवार तकनीक का नाम जानते हैं? सॉन्ग योंगयंग ने पूछा। हमारे तलवार हॉल एल्डर को नहीं पता, उन्होंने केवल गलती से इस तलवार तकनीक को हासिल किया। उन्होंने इसे कई बार इस्तेमाल किया, खासकर हर बार जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो एक बेहद भयानक तलवार का इरादा था। यही वजह है कि मैं इसे पहचानने में सक्षम था। तलवार हॉल के बुजुर्ग को भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक का नाम न पता होना, चेन जियांग को लगा कि यह और भी अजीब बात थी। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? चेन जियांग ने पूछा। बेशक, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। वह निश्चित रूप से इस मामले में बहुत दिलचस्पी लेंगे, सॉन्ग योंगयंग ने कहा। ... उसके बाद सॉन्ग योंगयंग चेन जियांग को पहाड़ के बगल में एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। ये तलवार हॉल एल्डर का निवास था। मैंने एक बार एक बुजुर्ग से कुछ समय के लिए तलवार चलाने की कला सीखी थी। वह बहुत दयालु बूढ़े दादा हैं, सॉन्ग योंगयंग ने हंसते हुए कहा। बड़े भाई, मैं फिर आ गया हूँ, सॉन्ग योंगयंग ने एक छोटी सी झोपड़ी की ओर चिल्लाते हुए कहा। छोटी बच्ची, क्या तुम फिर से हार गई हो और अब तुम मुझसे मार्गदर्शन मांग रही हो? घर के अंदर से हंसी की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलने के बाद एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी बहुत ऊर्जावान दिख रहा था और उसने बेदाग सफ़ेद लबादा पहना हुआ था। हालांकि उसके बाल सफ़ेद थे और भौहें सफ़ेद थीं, लेकिन उसकी त्वचा एक शिशु की तरह थी। मैं फिर हार गया। मैं तो दाओपो राज्य के एक छोटे बच्चे से भी हार गया। सॉन्ग योंगयंग ने चेन जियांग की ओर देखा जो बगल में खड़ा था। उसने ही मुझे हराया था। वह तलवार की तकनीक का इस्तेमाल करता है जो तुम्हारे जैसी ही है। तलवार हॉल के एल्डर ने चेन जियांग को देखा। वह थोड़ा संदिग्ध था। छोटी लड़की, मैं वास्तव में आपके शब्दों को नहीं समझ पाया। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसकी तलवार तकनीक मेरी तरह ही है? यह आपकी रहस्यमयी तलवार तकनीक है। सॉन्ग योंगयंग ने चेन जियांग के साथ अपने द्वंद्व की पूरी प्रक्रिया तलवार हॉल एल्डर को बताई। सचमुच, स्वॉर्ड हॉल एल्डर को इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। सॉन्ग योंगयंग ने चेन जियांग को एक तलवार सौंपी और कहा, ये चाल फिर से प्रयोग करो। चेन जियांग भी तलवार हॉल के बुजुर्ग से बात करना चाहता था। जब उसने लंबी तलवार निकाली तो जैसे ही वह उसे लहराने वाला था, बगल में एक चट्टान कई टुकड़ों में कट गई। स्वॉर्ड हॉल एल्डर दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो इस तरह की रहस्यमय तलवार तकनीक का उपयोग कर सकता है। छोटी लड़की, तुम पहले वापस जाओ। मैं इस छोटे लड़के से अच्छी बातचीत करना चाहता हूँ। स्वॉर्ड हॉल एल्डर इस मामले को लेकर बहुत सतर्क और गुप्त लग रहा था।
हाँ, सोंग योंगयंग ने सिर हिलाया, फिर पहाड़ की चोटी से उड़ गया। सोंग योंगयंग के जाने के बाद तलवार हॉल के बुजुर्ग ने तुरंत उसे घर के अंदर खींच लिया और पूछा, छोटे भाई, क्या आप तलवार तकनीक का नाम जानते हैं? बेशक वरिष्ठ, क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसके बारे में नहीं जानते? चेन जियांग ने पूछा। उस दूसरी वरिष्ठ बहन ने अभी कहा कि आप इस तलवार तकनीक का नाम कभी नहीं जानते थे, फिर आपने इसे कैसे प्राप्त किया? बेशक मुझे पता है, इसे भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक कहा जाता है ना? तलवार हॉल एल्डर ने कहा, मैं बस झूठ बोल रहा था, मैं नहीं चाहता था कि इस तलवार तकनीक का नाम जाना जाए। मैं दूसरों को ये क्यों नहीं बता सकता कि यह भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक है? चेन जियांग को समझ में नहीं आया। मुसीबत। स्वॉर्ड हॉल एल्डर ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि वध का देवता वही देवता है जिसे तुमने मारा है? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैं केवल इतना जानता हूं कि यह 4 महान वर्जित जादू में से किस प्रकार का है। स्वॉर्ड हॉल एल्डर फिर से आश्चर्यचकित था, आप निश्चित रूप से बहुत कुछ जानते हैं। ये भगवान हत्या तलवार तकनीक दिव्य बंजर भूमि से पारित की गई थी, इस जगह का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि दिव्य बंजर भूमि में भी यह वर्जित जादू होगा। क्यों? क्या उन पर इस्तेमाल करने पर यह अजेय है? चेन जियांग ने फिर पूछा। मैंने सुना है कि दिव्य बंजर भूमि में विशेषज्ञों की ताकत लगभग एक जैसी होती है, लेकिन अगर कोई भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक में महारत हासिल कर ले तो वह आसानी से दूसरे देवताओं को मार सकता है। तलवार हॉल एल्डर ने कहा, इसलिए इस तलवार तकनीक का नाम बेतरतीब ढंग से मत बोलो, यह एक घातक आपदा लाएगा। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना गंभीर होगा। उसने सोचा कि चूंकि इस युग में भगवान की हत्या करने वाली तलवार तकनीक बनाई गई थी, इसलिए वह बिना किसी आरक्षण के इसका उपयोग कर सकता था, और अब तलवार हॉल एल्डर को गुप्त रूप से इसका उपयोग करना पड़ा। आप अभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक ध्यान आकर्षित न करें। साथ ही इस तलवार तकनीक का नाम न लें। स्वॉर्ड हॉल एल्डर ने कहा, मैंने सुना है कि दिव्य बंजर भूमि के सभी विशेषज्ञ जो इस तलवार तकनीक का उपयोग करना जानते थे, वे सभी मर चुके हैं। यदि दिव्य बंजर भूमि के विशेषज्ञ इस तलवार तकनीक को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो वे संतुलन को तोड़ने में सक्षम होंगे। वे सब मर गए। ये बहुत गंभीर है। चेन जियांग का दिल डर से भर गया था। सौभाग्य से उसने सार्वजनिक रूप से तलवार कौशल का नाम नहीं कहा, लेकिन नौस्वर्ग दुनिया में कई लोग 4 महान वर्जित जादू के बारे में जानते थे। चेन जियांग को यह नहीं पता था कि स्वॉर्ड हॉल एल्डर कितना शक्तिशाली था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह शक्तिशाली था, और अपनी ताकत के स्तर के साथ वह वास्तव में तनाव में था। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। क्या तुम यहाँ ये सीखने आए हो कि उन काले बालों वाले इंसानों से कैसे निपटना है? स्वॉर्ड हॉल एल्डर ने पूछा। मैं अनंत जीवन स्कूल का शिष्य नहीं हूँ। चेन जियांग ने सिर हिलाया। जब तुम्हारे पास समय हो तो मुझसे मिलने आना। और ठीक है, इस तलवार तकनीक का नाम मत फैलाओ, खासकर पवित्र बंजर भूमि में। अगर यह बाहर आ गया तो तुम इसे दिव्य बंजर भूमि में भी फैला सकते हो। तलवार हॉल एल्डर ने चेन जियांग को फिर से चेतावनी दी। वरिष्ठ, क्या 4 महान वर्जित जादू दिव्य बंजर भूमि के ऊपर हैं? क्या आपने स्वर्गीय कीमिया के बारे में सुना है? चेन जियांग ने फिर से पूछा। वह हमेशा जानना चाहता था कि स्वर्गीय कीमिया किसने बनाई। भगवान की हत्या करने वाली तलवार की तकनीक की तरह ये कुछ ऐसा है जिसे दिव्य बंजर भूमि में कई रैंकर्स प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल वर्जित जादू प्राप्त करके वे संतुलन तोड़ सकते हैं और अन्य शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जीत सकते हैं, दिव्य बंजर भूमि के अत्याचारी बन सकते हैं। स्वॉर्ड हॉल एल्डर ने कहा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2539। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2539। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। ये पहली बार नहीं था जब चेन जियांग ने सुना था कि दिव्य बंजर भूमि बहुत रहस्यमयी थी, और अब उसने दिव्य बंजर भूमि के बारे में भी काफी समझ हासिल कर ली थी। वरिष्ठ, मैं दिव्य बंजर भूमि तक कैसे पहुंच सकता हूं? चेन जियांग ने फिर पूछा। जब मैं दाओ भगवान क्षेत्र का 10वां स्थान प्राप्त करता हूं, तो मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग दिव्य बंजर भूमि के मार्ग को खोलने और फिर उसमें प्रवेश करने के लिए कर सकता हूं। जहां तक ये बात है कि यह किस तरह की जगह है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जो लोग दिव्य बंजर भूमि में गए थे वे वापस नहीं आ सकते। स्वॉर्ड हॉल एल्डर ने कहा, तो वहां की स्थिति के बारे में बात करने के लिए कोई भी कभी वापस नहीं आया। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, क्या 3 महान देशी बैंकों के महान जमींदार बहुत शक्तिशाली नहीं हैं? उनकी ताकत के साथ क्या उन्हें दिव्य बंजर भूमि में जाने की अनुमति नहीं है? बिल्कुल नहीं। तीनों महान जमींदार 10वें स्थान पर दाओ भगवान क्षेत्र में पैदा हुए थे। इसके अलावा वे पहले से ही स्थापित हैं, इसलिए उनकी शक्ति दिव्य बंजर भूमि के द्वार नहीं खोल सकती। केवल वे लोग जो इस समय खेती कर रहे हैं वे ही दिव्य बंजर भूमि तक पहुंच पाएंगे। स्वॉर्ड हॉल एल्डर ने उत्तर दिया, इसके अलावा कुछ जातियां भी समान हैं। उनमें से किसी को भी दिव्य बंजर भूमि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
ओह, कौन सी दौड़ में नहीं जा सकते? चेन जियांग को लगा कि वह किसी भी दौड़ में नहीं जा पाएगा। अनडेड डिवाइन रेस या जो भी हो, सभी शक्तिशाली शक्तियों वाली जातियों को डिवाइन वेस्टलैंड में जाने की अनुमति नहीं है। कौन सी ड्रैगन रेस? स्वॉर्ड हॉल एल्डर ने जवाब दिया, लेकिन मैं किसी और के साथ जा सकता हूँ। मैंने सुना है कि एक बार कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए शक्तिशाली ड्रैगन को डिवाइन वेस्टलैंड में लाया था। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। चेन जियांग ने पहले नेचुरल लॉ डिवाइन स्पिरिट से सुना था कि डिवाइन वेस्टलैंड उनके नेचुरल लॉ डिवाइन स्पिरिट के लिए एक बेहद रहस्यमयी जगह थी। डिवाइन वेस्टलैंड के ऊपर और भी ज्यादा शक्तिशाली प्राणी थे। ठीक है, जल्दी करो और वापस जाओ, स्वॉर्ड हॉल एल्डर ने कहा। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हो, तो तुम उसे सहजता से बता सकते हो। हमने अभी जो कहा है उसे लीक मत करो। मैं समझ गया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। जब मेरे पास समय होगा मैं आपसे मिलने आऊंगा। डॉट 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 डॉट। चेन जियांग अनंत जीवन स्कूल के मुख्य शिखर पर लौट आया और अपने स्वयं के निवास पर लौट आया। इस समय लियू गुवानयुन और शेन वेई भी उसकी तलवार कौशल के बारे में बहुत उत्सुक थे और उससे बहुत सी बातें पूछी, जिससे वे लड़खड़ा गए। मेरा वर्तमान साधना स्तर बहुत कम है, इसलिए मुझे जल्दी से प्रशिक्षण लेना होगा। इसलिए मैं गुप्त कमरे में ही रहूंगा, चेन जियांग ने लियू गुआंग्यू से कहा। फिर वह अपने कमरे में चला गया। हर किसी के कमरे से एक रास्ता था जो ट्रेनिंग रूम में जाता था। नीचे बहुत शांति थी। ऊपर हजारों सैनिक और घोड़े लड़ रहे हों तो भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। चेन जियांग ने अपनी गोली भट्टी निकाली। वह शिपोर डैन की एक बड़ी मात्रा को परिष्कृत करना चाहता था और उसके बाद ही वह जल्दी से दाओपो क्षेत्र के 10वें स्तर तक खेती करने में सक्षम हो पाएगा। पवित्र बंजर भूमि का तो जिक्र ही न करें, अब भी वहां कई छिपे हुए खतरे थे। अगर उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं होती तो वह नए 8 बंजर भूमि में बहुत मुश्किल जीवन जीता, खासकर उस तरह के भयानक काले बाल वाले मानव के साथ। उसे पूरी ताकत की जरूरत थी ताकि वह काले बाल वाले मानव का सामना करते समय डरे नहीं। एक और चेन जियांग पवित्र बंजर भूमि में ये देखने आया था कि क्या काले बाल वाले मानव से निपटने के लिए कोई अच्छे तरीके हैं, और दूसरी ओर वह यहाँ औषधीय सामग्री एकत्र करने आया था। वह एक डिजी डैंग को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था और निश्चित रूप से न्यू 8 बंजर भूमि की तुलना में अधिक सम्राट चरण औषधीय जड़ी बूटियां थीं, इसलिए भविष्य में न्यू 8 बंजर भूमि निश्चित रूप से बड़ी संख्या में काले बाल वाले मानव द्वारा रौंद दी जाएगी। इसके अलावा ये पिछले कुछ सालों में उत्परिवर्तित हुआ था। वह पहले जिस काले बालों वाले नेता से मिला था वह उत्परिवर्तित था, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया, और अगर काले बालों वाला मानव जल्द ही प्रजनन करने में सक्षम हो गया तो नए 8 बंजर भूमि के आधे से ज्यादा हिस्से पर स्वर्गीय दाव का कब्जा हो जाएगा। काले बालों वाला नेता उत्परिवर्तित था और काले बालों वाला नेता भी उत्परिवर्तित था। उस समय इसका मतलब ये भी होगा कि न्यू 8 बंजर भूमि के शीर्ष पर स्थित प्रतिभाशाली खजाने बहुत अधिक प्रभावित होंगे, और यह कहना मुश्किल था कि क्या ये भविष्य में पवित्र बंजर भूमि को प्रभावित करेगा। चेन जियांग ने कुछ दिनों तक शिपोर डैंग को परिष्कृत किया और उनमें से 100 से अधिक हो गए। उसने 20 से अधिक खाए और उसके बाद ही वह दाओपो क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश कर सका। जियांग यिन, हॉन्किंग, तुम दोनों को भी जल्दी से दाओपो क्षेत्र के 10वें स्तर तक साधना करनी चाहिए, तुम्हारी ताकत बढ़नी चाहिए, चेन जियांग ने कहा। हालांकि यांग जियांगिन और चू होंगकिंग को लड़ने की जरूरत नहीं थी, फिर भी चेन जियांग को लगा कि अगर वे एक निश्चित मात्रा में ताकत हासिल कर सके तो बेहतर होगा। वे भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 दिन बाद चेन जियांग गुप्त कमरे से बाहर आया और आज वह बड़े चौक में इकट्ठा होना शुरू हो गया था। चेन जियांग ने इकट्ठी भीड़ को देखा और वह उनमें से किसी से भी परिचित नहीं था। चारों ओर पूछने के बाद उसे पता चला कि स्वर्गीय ड्रैगन सिटी द्वारा चुने गए सभी लोगों को अन्य मूल बैंकों में रखा गया था। एकत्र होने के बाद उनमें से प्रत्येक को एक भंडारण बैग दिया गया, जिसके अंदर कपड़े, हथियार और कुछ जैद तावीज़ थे। ये सभी लड़ाई के लिए थे। चेन जियांग ने करीब से देखा और पाया कि सभी जैद तावीज़ों में गहन ताओ शक्तियां निहित थीं। अनंत जीवन स्कूल काले बाल मानव से निपटने के लिए गहन ताओ शक्ति पर निर्भर था। आपके सभी कपड़े खास तौर पर काले बालों वाले मानव की ताकत से कुछ हद तक बचाव करने के लिए बनाए गए हैं, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, और आपके हथियार खास तौर पर काले बालों वाले मानव के लिए बनाए गए हैं। दूसरे हथियारों की तुलना में यह आसानी से काले बालों वाले मानव की सुरक्षा को भेद सकता है। चेन जियांग ने लंबी तलवार को देखा। वास्तव में इसके कई रास्ते थे और कुछ गहन आत्मा के दाने थे। उसने अनुमान लगाया कि वे आत्मा के दाने दाओ क्यूई से गहन ताओ शक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात थी खेती करना। अनंत जीवन विद्यालय ने सभी को एक साधना तकनीक दी जो गहन ताओ शक्ति की खेती के लिए थी। सभी को यहाँ कुछ समय के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि गहन ताओ शक्ति को पर्याप्त मात्रा में संघनित किया जा सके। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। अनंत जीवन विद्यालय का काले बालों वाले मानव से निपटने का तरीका लगभग मेरे जैसा ही है।
चेन जियांग ने सोचा, उसने साधना पद्धति पर एक नज़र डाली और फिर ऊपर से दिए गए निर्देशों के अनुसार इसे प्रसारित करना शुरू कर दिया। वह वास्तव में गहन ताओ शक्ति को बहुत जल्दी अवशोषित कर सकता था। इसके अलावा काल्पनिक उपन्यासों में उसने जो तरीके इस्तेमाल किए थे, उन्हें जलाने के लिए उसे आग का इस्तेमाल करना होगा। जहाँ तक अनंत जीवन विद्यालय की विधि का सवाल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब तक वह तकनीक में दिए गए निर्देशों का पालन करता और इसे अपने शरीर के साथ मिलाता, वह सूक्ष्म रूप से गहन ताओ शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम होता। बेशक गहन दाओ राजा दान को खाने की तुलना में यह अभी भी बहुत धीमा था और उसके लिए गहन दाओ राजा दान को परिष्कृत करना मुश्किल नहीं था। इसलिए भले ही साधना तकनीक अच्छी थी, यह उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं थी। आखिरकार आपको बहुत से लोगों की देखभाल करने की ज़रूरत है और उनके अनंत जीवन मूल निवासी बैंक के लोगों को भी अधिक तैयारी की ज़रूरत है। हालांकि चेन जियांग को लगा कि इस तरह की प्रशिक्षण पद्धति पर्याप्त कुशल नहीं थी, लेकिन फिर भी ये 3 महान मूल निवासी बैंक की पूरी कोशिश थी। कुछ दिनों बाद फैन शिक्सिन अनंत जीवन स्कूल में आया। उसने चेन जियांग को पाया और उसके साथ एक निजी बातचीत की। चेन जियांग, मेरे पास बुरी खबर है। जब फैन शिक्सिन आया तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। इसका मतलब था कि चेन जियांग ने कुछ तैयार किया था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2540। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2540। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग ने चाय का घूंट लिया और पूछा, क्या बुरी खबर है? फैन शिक्सिन ने आह भरते हुए कहा, डेविल वेस्टलैंड की बाधा अधिकतम 3 महीने तक ही टिक सकती है और इसके अलावा डेविल वेस्टलैंड के ब्लैक हेयर्स ह्यूमन में एक बड़ा उत्परिवर्तन हुआ है। एक महिला में विकसित होने में सक्षम होने के लिए उनकी प्रजनन और विकास दर आश्चर्यजनक रूप से तेज है। केवल 3 महीने। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, हम अभी जिस बात को लेकर अधिक चिंतित हैं वह यह है कि डेविल वेस्टलैंड के ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के खत्म होने के बाद वे तुरंत ईविल वेस्टलैंड की ओर बढ़ेंगे। यदि वे ईविल वेस्टलैंड की बाधा को तोड़ते हैं तो ये 2 उजाड़ ब्लैक हेयर्स ह्यूमन एक साथ गहन वेस्टलैंड में चले जाएंगे। फैन शिक्सिन ने एक गहरी सांस ली। ये ब्लैक हेयर्स ह्यूमन नेता सभी बहुत चतुर हैं, हम उन्हें कम नहीं आंक सकते, इसलिए हमें सबसे खराब दिशा में सोचना होगा। विला मास्टर फैन, मैं पवित्र बंजर भूमि के चारों ओर घूमना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? चेन जियांग ने पूछा। बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई प्रशिक्षण नहीं है? फैन शिक्सिन को पता था कि चेन जियांग पवित्र बंजर भूमि में चलना चाहता था क्योंकि वह गोलियां देखना चाहता था। मेरे पास अपना तरीका है, चेन जियांग ने कहा। उसके पास अभी भी डिप्रोफाउंड फल थे जिन्हें उसे अभी तक परिष्कृत करना था और वे सम्राट ग्रेड औषधीय जड़ी बूटियां थीं। इसलिए उसे कुछ समय के लिए उन्हें उगाना होगा। ठीक है, लेकिन आपको स्वर्ग बंजर भूमि कुलीन परिवार से सावधान रहना होगा। यदि आप घूमते हैं तो आपको हमारे 3 महान देशी बैंकों द्वारा बनाए गए शहरों में स्वर्ग बंजर भूमि कुलीन परिवार के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे लोग बेशर्मी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फैन शिक्सिन ने कहा, इसके अलावा आपकी साधना अब बहुत कम है। मैं इसे याद रखूंगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया। ऐसा लगता था कि फैन शिक्सिन का भी अनंत जीवन स्कूल में बहुत ऊंचा स्थान था। उसने चेन जियांग को अनंत जीवन स्कूल में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए Z टोकन प्राप्त करने में मदद करने से पहले ही इसके बारे में बताया था। चेन जियांग सबसे पहले अमर्त्यान शहर में आया था। यह एक विशाल शहर था जो कुछ पर्वत चोटियों के ऊपर बना था और यह उन शहरों में से एक था जहां फैन शिक्सिन ने उसे आने की सलाह दी थी। चेन जियांग के पास अब अरबों डॉलर की Z मुद्रा थी, इसलिए उसने महसूस किया कि यह उसके लिए आवश्यक औषधीय सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जब वह इस शहर में आया और जांच की तो उसे पता चला कि पूरे पवित्र बंजर भूमि को काले बालों वाले मानव के बारे में पता था। इसका मतलब यह भी था कि गहन ताओ शक्ति से संबंधित गोलियां बेहद महंगी थीं, क्योंकि ब्लैक हेयर्स ह्यूमन के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें एक बहुत मजबूत गहन ताओ शक्ति की आवश्यकता होगी और यह बहुत आसान होगा। स्वर्ग बंजर भूमि अभिजात परिवार का कमीना बहुत ज्यादा है। उसने वास्तव में पवित्र ताओ पर्वत के सुरक्षित प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे हम केवल अधिक खतरनाक प्रवेश द्वार से ही प्रवेश कर पा रहे हैं। अगर हम लापरवाह हैं तो हम मर जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र ताओ पर्वत मूलतः उनके क्षेत्र में था। यदि वे दूसरों को उस रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देंगे तो कोई भी नहीं कर सकता। पवित्र ताओ पर्वत एक ऐसा स्थान है जो ताओ शक्ति की प्रचुर औषधीय जड़ी बूटियों से भरपूर है। अभी ऐसी सामग्री की कमी है, लेकिन वे वास्तव में सुरक्षा के रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं। यदि हम सुरक्षित मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें उन्हें 100 मिलियन देने होंगे। कमीने आग का फायदा उठा रहा है। चेन जियांग ने उससे सुना था कि स्वर्ग बंजर भूमि के कुलीन परिवार के लोग अक्सर कई बेशर्मी भरी बातें करते थे, लेकिन अब ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था।
पवित्र बंजर भूमि के लोग स्वर्ग बंजर भूमि के कुलीन परिवार के खिलाफ केवल रोना रो सकते थे। आखिरकार स्वर्ग बंजर भूमि का कुलीन परिवार बहुत मजबूत था, ठीक 3 महान देशी बैंकों की तरह। चेन जियांग पहले ही दवा की दुकान के आसपास टहल चुका था। अंदर मौजूद ताओ पावर की गोलियां पहले ही बिक चुकी थीं, इसलिए उसके पास उन्हें खुद ही ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या सच में पवित्र ताओ पर्वतों में उनमें से बहुत सारे हैं? मुझे जाकर देखना होगा। हालांकि फैन शिक्सिन ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह कभी भी स्वर्ग बंजर भूमि के कुलीन परिवार के इलाके में न जाए, लेकिन वह अभी भी इस प्रलोभन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अन्यथा पवित्र बंजर भूमि में आने का कोई मतलब नहीं था। चेन जियांग ने बहुत जल्दी पवित्र ताओ पर्वत का रास्ता खोज लिया, ट्रांसमिशन सरणी का उपयोग करके एक शहर तक पहुंचा और फिर वहां से चल पड़ा। रास्ते में उनकी मुलाकात कई लोगों से हुई जो पवित्र ताओ पर्वत की ओर जा रहे थे। पवित्र ताओ पर्वत के पास बहुत सारे टैंक थे। बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि स्वर्ग बंजर भूमि अभिजात परिवार को प्रवेश द्वारों पर रखने के लिए बहुत सारे शक्तिशाली जंगली जानवर कहाँ से मिले। इसके अलावा पर्वत श्रृंखला के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर और उड़ने वाले जानवर हैं, और वे सभी स्वर्ग बंजर भूमि अभिजात परिवार से हैं। एक नज़र में मैं बता सकता हूं कि वे ही जानवरों को पाल रहे हैं, और वे जंगली जानवर केवल हम पर हमला करेंगे, स्वर्ग बंजर भूमि अभिजात परिवार के लोगों पर नहीं। ये हमें प्रवेश करने से रोकने के लिए है। इस तरह वे पूरे पवित्र ताओ पर्वत पर कब्जा कर सकते हैं। ये कितना घृणित स्वर्गीय बंजर भूमि कुलीन परिवार है। चेन जियांग ने यह सुना और बेहद क्रोधित हुआ। उसने देखा था कि स्वर्ग बंजर भूमि कुलीन परिवार कितना अत्याचारी था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पवित्र बंजर भूमि में स्वर्ग बंजर भूमि कुलीन परिवार और भी अधिक अत्याचारी होगा। ये जानना जरूरी था कि पवित्र बंजर भूमि के लोग सभी शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने स्वर्ग बंजर भूमि कुलीन परिवार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। शाम हो चुकी थी, लेकिन चेन जियांग ने आराम करने की योजना नहीं बनाई थी। अपना रूप बदलने के बाद वह पवित्र ताओ पर्वत के एक प्रवेश द्वार की ओर चला गया, जिसे खतरनाक माना जाता था, लेकिन हर कोई एक साथ प्रवेश कर सकता था। सभी को प्रवेश करने से रोकने के लिए स्वर्ग बंजर भूमि के कुलीन परिवार ने कई जंगली जानवरों को इकट्ठा किया था। इसलिए भले ही वे समूहों में प्रवेश करते और जंगली जानवरों द्वारा हमला किया जाता, फिर भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता। पवित्र ताओ पर्वत में प्रवेश करने का सबसे सुरक्षित रास्ता स्वर्ग बंजर भूमि अभिजात परिवार द्वारा लिया गया था। वहां लोग उस स्थान की रखवाली करते थे। अगर कोई अंदर जाता तो सबसे अधिक संभावना थी कि वह मारा जाएगा या अपंग हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि स्वर्ग बंजर भूमि के कुलीन परिवार के जंगली जानवर कितने शक्तिशाली हैं। चेन जियांग एक पक्षी में बदल गया और पवित्र ताओ पर्वत में एक पहाड़ की चोटी पर उड़ गया। यहां से वह पवित्र ताओ पर्वत में प्रवेश करने वाली महान घाटी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसलिए हवा से प्रवेश करना बहुत खतरनाक था। घाटी से प्रवेश करके ही कोई जल्दी और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकता था। हालांकि घाटी के बगल में कई बड़े बड़े गड्ढे थे जो सभी जंगली जानवरों के थे। इतने सारे शक्तिशाली जंगली जानवर एक ही जगह पर इकट्ठे हुए थे और एक दूसरे के साथ कोई संघर्ष नहीं था। स्पष्ट रूप से इन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था, जिसका अर्थ है कि इन जंगली जानवरों को जानबूझकर रास्ता रोकने के लिए यहाँ रखा गया था। वे सभी बहुत शक्तिशाली जंगली जानवर हैं। दाओ जोंग क्षेत्र में उनमें से काफ़ी हैं। चेन जियांग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसने मूल रूप से उनमें से कुछ को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये जानवर उसकी कल्पना से ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। काश सिस्टर बायलिंग यहाँ होती। चू होंगकिंग जानती थी। वह जानती थी कि चेन जियांग स्वर्ग बंजर भूमि अभिजात परिवार पर प्रहार करने के लिए इन सभी जानवरों को मारना चाहता था, लेकिन चेन जियांग की ताकत सीमित थी। मेरे पास दूसरा रास्ता है। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं और वह हंसा। इन जंगली जानवरों को शायद स्वर्ग बंजर भूमि कुलीन परिवार द्वारा नहीं पाला गया था, बल्कि उनके द्वारा नियंत्रित किया गया था। इन जानवरों ने जंगली जानवरों की आत्माओं पर अपना कदम रखा होगा। जब तक मैं इन जानवरों को स्वर्ग बंजर भूमि कुलीन परिवार के नियंत्रण से बचने में मदद कर सकता हूँ, ये जंगली जानवर अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को पुनः प्राप्त कर लेंगे और एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा? चू होंगकिंग ने पूछा। ये तो बहुत कठिन लगता है। ये वास्तव में कठिन है, लेकिन कम से कम यह मुझे इन जंगली जानवरों को मारने के लिए भेजने से कहीं अधिक आसान है। चेन जियांग हंसा, फिर बादल की लपटों में बदल गया और महान घाटी की ओर तैरने लगा।